और मुझसे सलाह लीजिए, मैं आपके बिजनेस को ऐसा प्लान करके दे दूंगा कि उसमें सब चीजें हो जाएंगी। 3 काम इंसान करता है, सारे ग्रह नतमस्तक हैं उसके आगे। जिसका शुक्र अच्छा है, जिसका बुध अच्छा है, वो ओशो को समझ पाएगा। जब हम कर्म कर्म बोलते हैं तो उसका मतलब काम काम ये नहीं है 24 घंटे काम। अच्छा बिजनेसमैन वो हो सकता है जो हरामखोर हो, और आप ना अंदर धन्यवाद देते हो ना बाहर धन्यवाद देते हो तो शनि अच्छा हो। शूद्र बड़े अच्छे भी हुए, और शूद्रों ने जो है राम की सीता भी छुड़वा दी। अपने गुरु में अटूट श्रद्धा है और गुरु के प्रति समर्पण है, तो आपके प्लैनेट सही होने लग जाए। बिजनेस ऐसे करना चाहिए कि हम 5 घरों की रोटी चलाएं। जब आएगी उसकी दशा, आपको सब नोट मिलेगा। वो बेचारा अभी भी पेट अपना गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर लेता है, हम तो कर भी नहीं पाएंगे। और बनिए सबसे ज्यादा एनलाइटेड हुए इस पृथ्वी पे। कुछ नया सब्जेक्ट दो, कुछ नया बोलो। धर्म हम नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। ज्योतिष के बारे में कल बोल रहे थे, उसमें मतलब पूरा ही हुआ है फिर। हाँ, ज्योतिष के लिए फिर भी थोड़ा और कुछ और सोचो। ज्योतिष भी बताएंगे, और कुछ सोचो। ज्योतिष तो सिर्फ गहरा गहरा नहीं, हम उथला उथला चाहते हैं। हम चाहते हैं कुछ उथला मिले जो जिंदगी के काम का हो, जो जीवन में काम आता हो। छोटे छोटे एक बात है कि वो समझ में नहीं आ रही कि जो धर्म से रिलेटेड ये जो जगह देख रहे हो बात सुन लीजिए पहले। मैं एक ओशो फॉलोवर से जहाँ मिला, हाँ। तो उसका मानना ये था कि व्यापार हिंसा, व्यापार करना हिंसा है, कहीं ना कहीं कम नहीं तो ज्यादा। तो इस पे ही सोच रहा था मैं, क्या कि हिंसा कैसे व्यापार करना। उन्हीं से पूछ लेते, वो बता रहे। नहीं, वो नहीं बैठे तो उनसे पूछ लो। नहीं, उनका मानना मतलब बात हुई थी तो उन्होंने कौन सी चीज है, चलो जिन्होंने भी कहा, स्वामी जी शायद आपने कहा, किसने कहा, किसने कहा? मैं ये कह रहा हूँ कौन सी ऐसी चीज है जिसमें हिंसा नहीं? कह दो इसमें क्या है। हाँ, तो सब अपनी बात हुई थी तो वो भी है तो सब्जेक्ट है। उनका मानना था कि व्यापार, मैंने कहा कि तो उन्होंने कहा था कि व्यापार हिंसा। तुमने पूरी बात सुनी नहीं मेरी, आधी बात बोल रहे हो। नहीं, यही बात कही थी आपने कि जब व्यापार तो मतलब तुम लोग दोनों लोग लड़ लो फिर बाद में। व्यापार में मतलब ये कि किसी को नुकसान पहुंचा के ही करा जाता। देखो बेटा, एक बात थोड़ी समझ लो, तो वो थोड़ी मन में थी। पहले बिल्कुल सिंपल सी बात है कि व्यापार क्या और व्यापार की जरूरत क्यों पड़ी। सच बात तो ये है कि जिस समय शुरुआती दौर में मनुष्य बढ़ रहा था तो उस समय उसको जानवर मार के खाने पड़ते थे। थोड़ा उससे आगे बढ़ा, उसके हाथ में थोड़े पके हुए खाने लग गए, आग लगी, वो पका खाने लगा। उससे थोड़ा और आगे बढ़ा, उसके हाथ में जानवर लग गए, दूध पीने लगा। थोड़ा और आगे बढ़ा, उसके हाथ फसल लग गई। लेकिन हर एक योग्यता नहीं रखता। जैसे मैं अपनी बात कहूं तो मैंने देखो कंस्ट्रक्शन सारा करा लिया, अब लेकिन मुझे फ्लावर लगाने की योग्यता नहीं है मेरे पास, कि मैं फ्लावर का दिमाग मेरे पास नहीं चलता कहाँ कौन सा फ्लावर लगे। अगर मुझसे कहोगे तो मैं फूल का देख सकता हूँ कौन सा अच्छा फूल लगेगा, लेकिन वो किस सीजन में लगेगा और कहाँ लगेगा मेरी योग्यता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा। तो ऐसे बहुत से लोग थे जिनके पास जो है वो ये हुनर नहीं था कि वो लोग खेती कर सके, और भोजन उनको भी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं, हम एक मटका बना लेते हैं। वो मटका बनाया, उन्होंने कहा कि भाई ये मेरा मटका ले लो और अपनी सब्जी दे दो। वस्तु विनिमय शुरू हुआ। तो वस्तु विनिमय भी एक लिमिट तक कहाँ तक चलता, मतलब फिर वही हर आदमी अपनी चीज के लिए एक खास आदमी को ढूंढे जो उसको दे दे, ये भी कहाँ तक चलता। फिर मुद्रा चलन में आई कि मुद्रा आई और मुद्रा के माध्यम से ये व्यापार वगैरह सब चलने लगा। लेकिन व्यापार की हमें खासियत भी समझनी चाहिए। हम व्यापार को बुरा क्यों मानते हैं? हम व्यापार अगर हिंसा है तो इसमें बुरा क्या है? हिंसा तो रामचंद्र जी ने भी की। स्वामी जी वो नौकरी को भाई तेरे से नहीं कह रहे, हम तुझसे डरते हैं थोड़ा। हमें तुम जैसे लोगों से बहुत डर लगता है, क्योंकि तुम लोग पत्थर तो फेंक देते हो, दोबारा उसका आंसर नहीं लेना चाहते। तो बात ये है
कि हिंसा तो रामायण में भी है, हिंसा तो महाभारत में भी है, और हिंसा तो मोहम्मद ने भी, जो कि शांति का धर्म बना रहे थे, उन्हें भी करनी पड़ी। हिंसा तो जीसस के साथ भी हो गई। हिंसा कहां बचोगे? तो मैं ये मानता हूं कि वो लोग बहुत गलत सोचते हैं जो सोचते हैं व्यापार हिंसा है। सच बात तो यह है कि व्यापार एक ऐसी चीज है जिससे हिंसा समाप्त हुई। सबसे कम लड़ने वाली अगर कोई कौम होती तो बनिया होता, और बनिए सबसे ज्यादा एनलाइटेड हुए इस पृथ्वी पे। इतना कोई एनलाइटेड नहीं हुआ जितने बनिए हुए, क्योंकि बनिए धंधा करते हैं, जात पात से मुक्त हैं, जात पात से मुक्त हैं। सबसे पहला रोग पृथ्वी पे जात पात। बनिया मुक्त है, वो धंधा कर रहा, भाई कोई भी आओ सामान खरीदो, हमें क्या लेना देना, और सभी भगवान के रूप होते हैं। बनिया ताला से लेके ग्राहक तक सबको भगवान मानता है। हिंसा कहां है? और एक बात, जो लोग ये कहते हो आज की तारीख में कि हमारा 20-30 रुपए किलो का आलू और वो चिप्स बना रहे हैं और 2000 रुपए किलो का बेच रहे हैं, तो मैं ये कहता हूं, जब चिप्स नहीं था मार्केट में तो यही आलू 25 पैसे किलो बिकता था। 25 पैसे किलो के आलू को 40-50 रुपए किलो तक पहुंचाने में व्यवसाय का ही हाथ है। लेकिन अभी भी हिंदुस्तान में मुझे लगता है हमने व्यवसाय को सही ढंग से करना नहीं सीखा। हम पश्चिम से पिछड़ रहे हैं व्यवसाय के मामले में। कहां पे पिछड़ रहे हैं, जरा उस पर बात कर लेते हैं, फिर इसको और दिशा भी देंगे। एक व्यक्ति व्यवसाय करता है। यहां कितने लोग हैं जो व्यवसाय करते हैं, नौकरी के अलावा जिनका व्यवसाय? 1 2 3 4 5 6 लोग। तो व्यवसाय जो करते हैं, तो यहां का आदमी व्यवसाय ऐसे करता है कि एक किताब लेके आ गया या कोई भी सामान खरीद के लाया, वो 2000 रुपए का सामान खरीद के लाया। वो 2000 का सामान उसने उस पे लगाया कि 2000 का सामान है, हम इसे 2500 का बेचेंगे। वो 500 रुपए का उसका प्रॉफिट देख रहा है। 2000 को वो 2500 बनाने में प्रॉफिट देख रहा है। ये तो 2000 रुपए पे अगर हम सही से सोचें, जो कि पश्चिम कैसे सोचता है, वो ऐसे सोचता है कि 2000 रुपए का अगर हम ब्याज जोड़ें तो हमको, अगर सही से हम किसी को दे देते बिना कुछ करे, तो हमको 2000 के 2100 मिल जाते। कोई खतरा नहीं था, 2100 मिल जाते। फिर वो सोचता है अगर 2000 हमारे नुकसान हो गया, कोई हमने ऐसा सामान लिया जो बिका नहीं, तो नुकसान भी घट सकता था, तो उस नुकसान को भी वो जोड़ते हैं। तो उसके तरीके से फिर वो वही चीज 2200-2300 रुपए की हो जाती। फिर वो जोड़ते हैं कि हम इसको बेचने में समय कितना लगेगा। उनका 1 महीने का समय लगा, तो उस समय का मूल्य भी जोड़ते हैं, तो वो चीज जो है 2500-2600 की हो जाती। फिर वो उस पर जोड़ते हैं कि हमारा श्रम कितना है। इस तरीके से पश्चिम सोचता है, और फिर वो 2000 की चीज लगभग 4-4.5 में बेचता है। हम लोग उसको केवल 2500 बेच के हम उसको फायदा मान लेते, इसीलिए हम पिछड़ गए। हमें ये सोच बनानी होगी कि इंसान के समय का भी एक मूल्य है, इंसान की खुद की समझ का भी एक मूल्य है। जो व्यवसाय आप करते हैं उसको करना सीखने के लिए आपको कई साल लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं, जिंदगी लग जाती, तब जाके व्यवसाय करना आता है। और आप देखो फिर उस पर इनकम टैक्स है। अगर सब कुछ जोड़ो तो एक व्यक्ति व्यवसाय करके खतरा उठाता है, फायदा हो गया तो 50% सरकार ले जाएगी, और नहीं फायदा हुआ तो आपकी मम्मी की पायलें तो बिकी गई। ये जो व्यापार की बात है, अब आप सोचो इतना रिस्क लेने के बाद कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है और वो आपको सुविधा दे रहा है कि आपको शहर ना जाना पड़े, हम आपकी चीज गांव में उपलब्ध करा देंगे। इसमें हिंसा कहां है? कहां? मुझे तो हिंसा नहीं दिखाई देती। व्यापार तो एक ऐसी चीज है, अगर इसको सही ढंग से लोगों में प्रचार किया जाए तो व्यापार तो इंसानियत फैलाता है। ब्राह्मण लड़ना सिखाते हैं, क्षत्रिय हिंसा करते हैं, शूद्र भी हिंसा करने लगे हैं, लेकिन एक ब्राह्मण ही है, वो बनिया ही है, तो हिंसा नहीं कर रहा। लेकिन इस ढंग से हम सोचते ही नहीं। हमने इस ढंग से सोचना शुरू कर दिया कि कोई अगर फायदा ले रहा है वो गलत कर रहा है, और फायदा हम सब चाहते हैं। कौन नहीं चाहता? यहां बैठा एक आदमी बता दे जो फायदा नहीं चाहता। हम सबको फायदा चाहिए। और मेरा मानना यह है, अगर आप फायदे को सही परिभाषित करें, तो
बिजनेसमैन का ही एक मार्ग है जो हर व्यक्ति अध्यात्म में सोच रहा है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने सन्यास जवानी के दौरों में या सन्यास जैसी दृष्टिकोण या कोई गुरु बना लिया होगा जवानी के दमे में, और सोचते होंगे कि एक समय आएगा कि हम शांत हो जाएंगे, वो 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में, कि हम शांत हो जाएंगे और अपने गुरु के बातों को सुनेंगे, आचरण में लाएंगे। कितने लोग सोचते हैं? अब देखो इतने सारे लोग सोच रहे हैं, कईयों ने हाथ नहीं भी उठाया। लेकिन ये बिजनेस के मॉड्यूल से बहुत आसानी से हो सकता है। मैं अगर अपनी बात कहूं, मैं आज इतना शांत हो चुका हूं कि मैं चाहूं तो कुछ भी ना करूं और सब कुछ आराम से बैठे बैठे, लेकिन उसके बावजूद मैं कर भी रहा हूं। लेकिन इस करने में मुझे शांति मिलती है। कैसे मिलती है? मुझे समय मिलता है। मैंने अपने पैसे को बांटना शुरू कर दिया। भाई एक किचन में काम कर रहा है, आपके लिए भोजन बना रहा है, वो पैसा लेता है नहीं लेता है? आपके लिए जो सफाई कर रहा है गार्डन, वो पैसा लेता है? यहाँ जो इतने बच्चे रहते हैं इनके खर्चे, फिर यहाँ पे और भी लोग हैं जिनके लिए मैं चाहता हूं कि उनको मंथली में सैलरी दूं, कुछ दूं। तो ये सब जब इतने कार्य मैंने बांट दिए जो कि मुझे मेरा समय ले सकते थे, तो उन्हीं सब ने मिलकर मुझे सुकून दे दिया कि मैं कमरे में बैठा रहता। आप थोड़ा सोच के देखो, एक व्यापार से ही तो हुआ ऐसा कि एक जंगल में मंगल हो रहा है। आज हर आदमी शहर भाग रहा है गांव छोड़ छोड़ के। पूरे गांव देखो स्वामी जी, बूढ़ों के गांव होते जा रहे हैं, जवान गायब हैं। क्यों गायब हैं? क्योंकि जवान जो है उसको आधुनिकता चाहिए, उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए, उसको सुख सुविधाएं चाहिए, और साथ ही साथ जो है उसको शहर के एनवायरनमेंट में ये सब मिलता है, बिजनेस भी वहां मिलता है या जॉब मिल जाती। तो मैं अब देखिए, हम तो काम और सुविधाएं दोनों लेके जंगल में आ गए। भाई देखिए, यहां हम काम भी ले आए और सुविधाएं भी ले आए। सुविधाओं में कोई कमी, वही आधुनिक सुविधाएं कर ली। इतना अच्छा ऑफिस तो कॉर्पोरेट ऑफिस होता है जो हमने जंगल में बनाया। तो अगर थोड़ी समझदारी दिखाई, मैंने यही तो किया, मैंने क्या किया, समझदारी दिखाई। अब यही चीज इतनी बड़ी जगह अगर मैं सोचता कि मैं दिल्ली में ले लूं, तो दिल्ली में इतनी बड़ी जगह खरीदना ही मुश्किल हो जाता। तो मैंने थोड़ा गांव में ले आया। और देखो, समझदारी का दौर है, इस समय लोग गांव में भाग रहे हैं। अभी मैंने इसका प्रचार प्रसार नहीं किया। जब मैं सही से इसका प्रचार प्रसार करूंगा, बहुत से लोग तो सिर्फ यहां घूमने आएंगे। अभी मुझे कॉर्पोरेट वाले बात करने लगे हैं कि हम अपनी जो टीम्स हैं उनको ऐसी जगह पे भेजें। अब वो थोड़ा हमसे डील करना चाहते हैं। वो ये डील करना चाहते हैं, एक कॉर्पोरेट ऑफिस में जो लोग बिजनेस वो करते हैं, उनके एम्प्लॉय के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनका एम्प्लॉय जो है वो समय सही से नहीं देता, ईमानदारी से काम नहीं करता। तो वो ईमानदारी से काम करते रहे, इसके लिए वो लोग पैकेजेस देते हैं कि आपको साल में एक बार घूमने भेज देंगे 5-10 दिन के लिए। लेकिन जब वो 5 दिन भेज रहे हैं कहीं पे घूमने, तो वो दारू पीता है जाके, तो वो वहां पे मुर्गा खाता है, अय्याशी करता है, और फिर जाके ऑफिस में काम करने के बजाय 5 दिन और पड़ा रहता है। तो अभी हमसे कुछ डील कर रही हैं, ऐसी कंपनियों से बात चल रही है। वो कह रहे हैं स्वामी जी हम आपके पास भेजें तो आप लोग उनकी वर्क कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। मैंने कहा बढ़ा सकता हूं। अगर वो हमारी पूरी थेरेपी से गुजरे तो हम 10 दिन के अंदर उनकी वर्क कैपेसिटी बढ़ा के और शांत करके उनको भेज सकते हैं घर में, वो ऑफिस जाके अच्छे से काम करें। ये भी तो एक बिजनेस है, समाज सेवा नहीं है इसमें क्या? आप सोचो, मैं कर रहा हूं ना समाज सेवा। जरूरी है कि मुझे ओशो सन्यासियों को बुलवा के यहाँ हुई करना है? हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स आए, यहाँ पे स्वामी जी मौजूद हैं, आप मौजूद हैं, और भी यहाँ बच्चे मौजूद हैं। यहाँ पे जितने लोग अभी तक थेरेपी के लिए आए, आप बता दो उनमें एक आदमी भी आपको गलत लगा हो, और एक आदमी भी जाते वक्त यहाँ आप लोगों के गले ना लग के गया हो, मुझे बता दो। सभी लोग। तो अगर मैं एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म का कुछ भी ABCD नहीं जानता, सिर्फ बीमार है, और उसे इस माहौल में लाके हम उसे प्रेम देते हैं, उसका इलाज करते हैं, पैसे भी ले रहे हैं, साथ साथ उसे धर्म भी मिल रहा है, जाते वक्त वो एक अच्छा इंसान होके जा रहा है, नई सोच लेके जा रहा है, क्या ये समाज सेवा नहीं है? और ये सब बिजनेस से हो रहा है। बात ये नहीं है
कि आप किसी चीज का क्या उपयोग करोगे। तलवार ने कभी नहीं कहा गर्दन काटो, लेकिन तलवार आपके हाथ में आई, अब आप इसे गर्दन कटना रोक भी सकते हो, गर्दन काट भी सकते हो। तो बिजनेस जो है वो किसी को नुकसान पहुंचा के ही किया जाता है, ये बात गलत है। ये तो उस व्यक्ति के ऊपर है जो उसको कर रहा। कोई इसको नुकसान पहुंचा के कर रहा है और कोई इससे ही फायदा पहुंचा रहा है। मैं अपनी जिंदगी का एक गहरा अनुभव बताता हूं जो हमें हुआ पिछले 20-25 सालों में। वो ये हुआ कि हमने जब जब बिल्कुल नीची अवस्था में हमने ऐसे कहा कि हम कुछ समाज सेवा करना चाहते हैं, तब हम पे इल्जाम लगे कि ये बिजनेस कर रहे हैं। तो देखो, समाज सेवा की बात कही, लोग बोलते हैं धंधा कर रहे हैं, समाज सेवा नहीं होती। अच्छा, आप धंधा कर रहे हैं, इससे समाज सेवा कर रहे हैं, किसी को कोई अड़चन नहीं, कोई अड़चन नहीं, किसी को कोई अड़चन नहीं है। अभी हम ओशो शिविर करा रहे थे, बड़ी अड़चन थी, और जैसे ही वो बंद किया सब शांत हो गए, जैसे कि बड़ा गलत काम कोई कर रहे थे। हाँ, और निःशुल्क कर रहे थे। 150-200 लोगों को बुला के यहाँ निःशुल्क खाना खिला रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे, और हमें गालियां मिल रही थी। और अभी हम बिजनेस कर रहे हैं प्योर, उस पर माइंड सेट आ गया, हम बिजनेस करो आराम से और किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो क्या अच्छा है? मैं तो कहता हूं सबको बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस को एक बहुत अच्छे ढंग से सलीके से करना चाहिए। अभी हम लोग कुछ बिजनेस आइडियाज पे काम कर रहे हैं। अभी हम 4-5 आइडियाज हैं, आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों को लगता है वो कमरे में बैठा पता नहीं क्या करता रहता है। मैं कुछ नए बिजनेस आइडियाज पे काम कर रहा हूं कि 3-4 बिजनेस हैं जो मुझे और शुरू करने, और यहीं के बच्चों को कराऊंगा। अब मेरा प्लान है कि मैं सखा परिवार के कुछ बच्चे हैं जो मैं उनको एक कंपनी डाल के और कोलैबोरेट करूंगा सखा ट्रस्ट से ही, और वो लोग बिजनेस करें। उसका एक हिस्सा सखा ट्रस्ट में आएगा, बाकी पैसा वो अपना जिंदगी को यूज करें। अब मैं इस तरफ बढ़ रहा हूं। तो बिजनेस को आप एक ऐसे ढंग से कर सकते हैं कि दुनिया अच्छी बनाई जा सके। तो कभी भी मत सोचिए कि कोई चीज बुरी होती है। मेरा स्पष्ट मानना है, धर्म अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। क्षत्रिय अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। ब्राह्मणों ने जगत को बहुत ज्ञान भी दिया है और बहुत सत्यानाश भी किया है। शूद्र बड़े अच्छे भी हुए, और शूद्रों ने जो है राम की सीता भी छुड़वा दी। भाई शूद्रों का ही तो काम है। राम को सीता से अलग करने का काम किसने किया? शूद्र ने तो किया। अब बड़े मजे की बात है, देखो आपको एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पे बोल रहे हैं, ये थोड़ा अच्छा इनके लिए हो जाएगा, या तो वीडियो हिट जाएगा या पिट जाएगा। आप देखो, लोग वाल्मीकि के मंदिर, मैं जाता था, हमारे शहर में एक वाल्मीकि मंदिर था, वहां के कुछ लोग मुझे मानते थे, बुला लेते थे, मैं जाके वहां बैठा करता था, निशा टाकीज के पास। तो वहां एक बार मैंने प्रश्न किया, मैंने कहा यार एक बात बताओ, ये वाल्मीकि के मंदिर में रामचंद्र जी का फोटो क्यों, मूर्ति क्यों नहीं? बोले वाल्मीकि, हमें रामचंद्र जी से क्या लेना देना? मैंने कहा फिर ये बताओ कि वाल्मीकि का सम्मान किस विषय पे? और सम्मान तो इस बात पे है कि उन्होंने रामायण लिखी। हमने कहा रामायण का कैरेक्टर कौन है? बोले वो तो रामचंद्र जी। हमने कहा गजब की बात यह है कि ये एक अद्भुत कैरेक्टर है जो कि पहले रामायण लिख गई थी फिर पैदा हुआ। देखो बाकी कैरेक्टर होते हैं, उनकी बाद में कहानी लिखी जाती है। राम एकमात्र ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको वाल्मीकि ने लिखा पहले और वो पैदा बाद में हुए। और केवल राम ही नहीं, एक समय बाद ऐसा आया कि रामायण आगे नहीं बढ़ रही थी, तो लोगों ने कहा भाई रामायण आगे बढ़ाओ, तो लवकुश कांड लिखा, फिर लवकुश पैदा हुए। यानी कि वाल्मीकि में कुछ ऐसा था कि वो जो सोचते थे या जो लिखते थे वैसा नेचर को करना पड़ता था। अब हम ये मान लें कि वाल्मीकि की वजह से ही राम पैदा हुए, और वाल्मीकि ने तो लिखा। अगर ये कहें कि इन्होंने शूद्रों के कान में शीशा पिघला के डलवा दिया, तो ये लिखा किसने? वाल्मीकि ने। अगर राम ने ऐसा किया तो वाल्मीकि के कहे पे किया। और गजब की बात है कि जिसके कारण उनका सम्मान है उसी की वहां मूर्ति नहीं। और इससे विपरीत हम बात कहें कि जहां पे राम की मूर्ति है वहां वाल्मीकि की भी होनी चाहिए। मैं दोनों तरफ बात कर रहा हूं।
लेकिन गजब का खेल, इतना ईगो क्लैश है कि ये तो बाप बेटे को बिछाड़ने वाली बात हो गई। सही है। सोच के देखें कम से कम इस पे क्यों ये लड़ाइयां हैं। अगर वाल्मीकि के मंदिर में राम की मूर्ति लग जाती तो कौन सा ऐसा अपमान हो जाता वाल्मीकि का, और अगर राम के मंदिर में वाल्मीकि आ जाते तो कौन सा राम को तकलीफ होती। लेकिन हमें तकलीफें हैं, इसलिए भगवानों को भी संग संग नहीं रहने देंगे। और यही हुआ, यही सब बातें उठी कि सीता को जो है वो राम से दूर होना पड़ा, सिर्फ इस वजह से कि एक व्यक्ति ने संदेह उठा दिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम समझदारी कब दिखाना शुरू करेंगे, हम कब ऐसा समाज बनाएंगे जहां पे इंसान को उसकी जाति से, उसके मजहब से, उसके धन से, उसकी चीजों से ना तौला जाए। आप में से यहां कोई भी नहीं है यहां रहने वाला, और जो भी जिसके बारे में बड़े खोजबीन करता हूं मैं, यार इंसान हो काफी है, हाथ पैर हैं, आदमी हो काफी है। अब तुम कहां से आए, क्यों आए, क्या बहुत उद्देश्य, जब तक कोई खुद ना कहे मैं टटोलता नहीं। कोई प्रश्न कहे उत्तर दे देता हूं, लेकिन बहुत जिंदगियों में नहीं घुसता, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। और कारण, मैं व्यापारी बनिए का बच्चा, हां मैं व्यापारी हूं, लेकिन मैं व्यापार से कर क्या रहा भाई, मैं व्यापार से कर क्या रहा, समाज सेवा। व्यापार से ही यहां पे इतना सौंदर्य खड़ा हुआ, इसमें क्या गलत है। पहली बार ऐसा है कि एक जगह जहां पे मैं कल भी बात कर रहा था, कुछ मित्र आए थे, मैंने कहा सामान्यतः कोई भी चीज अगर आप देखें, कोई भी कार्य देखें, जीवन की कोई भी चीज देखें, तो वो 3 तलों पे अलग अलग तरीके से काम करती। एक शरीर का तल है, एक मन का तल है, एक आत्मा का तल है कि नहीं, ये 3 तल हैं। अब ये मोबाइल है फॉर एग्जाम्पल, अब ये मोबाइल जो है वो 2 तलों पे काम करता है। शरीर के तल पे थोड़ा सा हम लोगों को सुविधा दे देता है अपने कान की और वॉइस की फ्रिक्वेंसी बढ़ाने में, मन के तल पे इससे हम कुछ थोड़ा देख लेते हैं, चलो 2 तल पे ये फायदा दे रहा। आत्मा के तल पे क्या कर रहा है, कुछ नहीं। गिलास ले लो, शरीर के तल पे तो काम कर रहा है पानी पीने का, मन के तल पे क्या कर रहा है भाई, मन के तल पे से थोड़ा सुंदर बना दिया, दैट्स गुड। आत्मा के तल पे फिर बेकार हो गया। चलो ध्यान की बात कर देते, ध्यान आत्मा के तल पे तो काम कर रहा, शरीर के तल पे क्या काम कर रहा, मन के तल पे क्या काम कर रहा। अगर पूरे आत्मा के तल पे आ जाओ तो फिर मन के तल पे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी, बहुत सी चीजें मन की हैं जो पूरी नहीं हो रही, इसीलिए तो सन्यासी भाग रहे हैं संसार की तरफ। कहने का अर्थ यह है कि कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं लोग लेके चल रहे हैं जहां पे तीनों चीजों का एक जोड़ हो, जो तीनों चीजें संतुष्ट होती। लेकिन मैं कहता हूं यहां सका वेलनेस में हमने तीनों चीजों का ख्याल रखा। स्वामी जी आए हुए या और कोई आए हुए यहां पे इलाज कराने, अब जो इलाज कराने आया वो शरीर का अपना काम कर रहा है और बीच बीच में वहां बैठ के गाने गा ले रहा है, मस्त हो ले रहा है, थोड़ी सी भक्ति भाव की बात भी कर ले रहा है। अच्छा, भक्ति भाव वाले जो आए हैं उनको थोड़ा मन सहलाने की भी चीजें मिल जा रही हैं, शरीर के तल पे यहाँ भोजन भी पौष्टिक दे रहे हैं, एनवायरमेंट भी शुद्ध दे रहे हैं, ये शरीर पे काम आ रहा। कहने का मतलब ये एक जगह पूरा प्लान मेरा ऐसा है कि यहाँ तीनों चीजों का जो है वो एक गठजोड़ हो। मतलब कोई भी कुछ भी लेने आए, अगर कोई धर्म के लिए आए तो उसे स्वास्थ्य भी मिले और मन भी खुश रहे, कोई स्वास्थ्य के लिए आए तो उसका मन भी खुश रहे और उसे अध्यात्म भी मिले, और कोई मन के लिए आ जाए तो उसे अध्यात्म भी मिले और शरीर का ज्ञान भी मिले। भाई अभी तो मैं यहाँ आपको बताऊं, आने वाले समय में मैं यहाँ कुछ ऐसा करने वाला हूं कि आपको थेरेपी के संबंध में पूरी एक एग्जीबिशन लगी हुई होगी, आप एक व्यक्ति बैठ के पूरा थेरेपियों की नॉलेज ले सकता है। ऐसा भी मेरा प्लान है कि मैं करूंगा। कोई व्यक्ति अगर आयुर्वेद से रिलेटेड अपने जीवन को अच्छा करना चाहता है तो उसका भी पूरा ज्ञान वो ले सके, फूडिंग और सब चीजें कैसी होनी चाहिए। तो ये सारे कंसेप्ट जो हैं वो एक ही जगह किए जा सकते हैं और हर तरीके के व्यक्ति के लिए। ये व्यवसाय से हो रहा, बिना व्यवसाय के ये हो पाता। चलो हम चंदा लेके करते, तो मान ले हमने चंदा ले लिया होता और चंदा लेके हम ये बना लिया होता आश्रम, तो जिन्होंने चंदा दिया होता वो लोग हमसे क्या करवाते,
भाई फिर बोलो, वो कहते हैं स्वामी जी यार हमने यार चंदा दिया यार हमारे लिए, तो यार एक पैक बनवा दो, ये कर दो वो कर दो, यही होता। तो यहाँ किसी की ठकुराई नहीं चलती। यह सिंपल सी व्यवस्था है, मौज के साथ अपना सब रहें, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। हाँ बस ठीक है, सुविधाओं के रूप में जैसी जिसकी सुविधा जरूरत है, जैसा जिसका भुगतान है, वैसे वो अपने सुविधाएं ले रहा है। तो ये इसमें कोई बुरी मानने वाली बात नहीं, जिसकी जैसी आदत होती है उसके लिए करता है। हमारे पास तो ऐसे भी लोग आए हैं और आते हैं और आना चाहते हैं, जो कहते हैं मैं और सुविधा दो। वो कहते हैं हमारे लिए ऐसे स्वीट्स बना दो जिसमें स्विमिंग पूल्स हों, जिसमें हमारा किचन भी दे दो, हम खूब अपने ढंग से खाएं। वो 50,000 रुपये रोज ले लो। तो ऐसे भी लोग हैं और हम करेंगे उनके लिए भी। भाई जब ऐसे लोग हैं तो उनके लिए करना चाहिए, और वो जो धन आए उस धन को बांटा जाए। अभी हम कह रहे थे इससे आकाश से, परसों ही तो कह रहे थे, हमने आकाश से कहा, हमने आकाश एक काम करना, ये जो 40 दिन निपट जान दो, उसके बाद एक 5 स्टार होटल का कुक रखो यहाँ पे। यही कहा था, एक 5 स्टार होटल का कुक रखो यहाँ पे। भाई वो बढ़िया सा सौंदर्यपूर्ण भोजन बना के दे। और ये जो काम करता लड़का ये भी रहेगा। ये जो है और लोगों के लिए जिस तरीके से कभी कैंप हुए कुछ हुए उन सब में काम करे, और 5 स्टार के साथ ये असिस्टेंट का काम करे, ये थोड़ा सीखे भी। और 5 स्टार कुक हम लोगों को बढ़िया ढंग से व्यंजन के साथ साथ 5 स्टार की खूबी है कि प्रेजेंटेशन अच्छा हो। तो जैसे अब यहाँ पे हमारे रूम्स हैं, इन रूम्स के बाहर अच्छी सी तो एक टेबल और 2 चेयर लग सकती हैं, थोड़े पार्टीशन बीच में हो सकते हैं, और बढ़िया सुंदर सा बैठ के आदमी अपना भोजन को एंजॉय करे। तो पैसा तो बांट रहा हूं ना भाई। इन पैसों से एक बार भी मैंने अपने स्वयं के ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कुछ नहीं किया। वो गाड़ी अभी भी पुरानी चल रही है, वो बहुत बार एक बार बीच में बोल दी दिव्या खरीद लो स्वामी जी। हमने कहा बेटा अभी यही बहुत काम है, इसी करो, छोड़ो गाड़ी आड़ी में क्या रखा। अपने लिए कुछ नहीं कर रहे इस समय। जो कुछ कर रहे हैं ये सोच के कि चलो हम कितना बेहतर कर सकें। एम्प्लॉयमेंट भी हम बढ़ाना चाहते हैं यहाँ पे। हमारा ये भी उद्देश्य है। हमारे कुछ मित्र हैं जो कि बिजनेसमैन हैं, वो तैयार हैं इस बात के लिए कि अगर आप मुझे एक प्लान बना के दो तो हम इस गांव में कोई फैक्ट्री वैक्ट्री लगा सकते हैं, थोड़ी जमीन खरीद के, ताकि गांव के लोगों को रोजगार दिया जा सके। तो वो गांव के बच्चे जो शहर जाते हैं वो ना जाएं। इस गांव में 2-3 जो लेबर हैं और मजदूर, वो हमारे यहाँ 1.5 साल से लगे हुए हैं, 1.5 साल से काम कर रहे हैं, तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिला ना। वरना 100% मिला, वरना तो शहर जाते थे 20 दिन मिलता था, 10 दिन नहीं मिलता था। ये सब व्यवसाय से हुआ। व्यवसाय को क्यों गालियां? अगर किसी को लगता है व्यवसाय गलत है तो सही करके दिखाओ, सही दिशा दो उसको। मैंने दी। मेरे पिता से मेरी इस बात की लड़ाइयां होती थी। मेरे पिता के पास जो जगह थी जिस पे वो बिजनेस करते थे वो बहुत कीमती जगह थी, और पिता को ये लगता था कि इससे अपने घर का चल जाए ये काफी है। लेकिन हमने उसी जगह पे ऐसा बिजनेस करके दिखाया जिसमें इतना ज्यादा पैसा आ रहा था कि हम 50 परिवार खिला सकते थे। और कराया। जब हम लोगों को बांटने लगे तो हमारे पिताजी नाराज होते थे, तो तू इनको क्यों दे रहा है? तो मैं कहते थे पापा तुम एक जमीन से तुम्हें अकेले नहीं चलाया जा रहा था, और आज उसी जगह से 50 परिवार खा सकते हैं, तो क्या दिक्कत है इसमें? बिजनेस एक ऐसी चीज है जो मनुष्यता को जिंदा रखने का काम कर सकती है। मनुष्यता बोल रहा हूं। और दूसरे तल पे ये रॉकेट जाते देखते हो आकाश में, मंगल ग्रह और ना जाने कहां कहां ग्रह पे। तुम क्या सोचते हो ये नेता भेजते हैं? ये बिजनेसमैन भेजते हैं। ये बिजनेस की वजह से इतनी तरक्कियां हो रही, ये बिजनेस की वजह से बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अब तुम कहोगे मंगल ग्रह से क्या लेना देना? अगर कल को इस पृथ्वी पे ऐसा संक्रमण कुछ फैल गया कि मनुष्य जाति खतरे में आ गई, या हो सकता है कभी को पृथ्वी रहने लायक नहीं रही, तो थोड़े से मनुष्यों को एक रॉकेट में रख के मनुष्यता को बचाने के लिए किसी ग्रह पे भेजा जा सकता है, और वो सब बिजनेसमैन करेंगे, नेता नहीं करने वाले हैं तुम्हारे। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए, नेता नहीं करने वाले हैं। तो बिजनेस जो है वो बहुत अलग ढंग की समझ पैदा करता है। बिजनेस में धर्म भी है, बिजनेस में मानवता भी है, बिजनेस में आपके खुद के जीवन के सुकून भी है, बिजनेस में मन की सौंदर्य भी है,
हर चीज है बिजनेस में, कोई भी चीज ऐसी नहीं जो बिजनेस में ना हो। और मुझे आप कोई भी बिजनेस बताएं जो आप करते हो और मुझसे सलाह लीजिए, मैं आपके बिजनेस को ऐसा प्लान करके दे दूंगा कि उसमें सब चीजें हो जाएंगी। चलो एक नया बिजनेस बता रहा हूं, मैं खुद उसको शुरू करने के लिए प्लान कर रहा हूं। आप में से किसी को लगे तो करे, नहीं तो हमारे साथ जुड़ जाए। हम एक नया बिजनेस करने जा रहे हैं कि जो मदर्स होती हैं, जो कि प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, आज की तारीख में लोग इतने छिन्न भिन्न हो गए, अपने परिवारों से अलग हो गए हैं कि गर्भवती महिला को क्या खाना चाहिए, कैसा रहन सहन होना चाहिए, और आफ्टर प्रेगनेंसी 6 महीने तक उनको कैसा बिहेव करना चाहिए जिससे वापस उनका शरीर जो कि खराब हो गया सही हो जाए, कैसी एक्सरसाइजें, कैसे मसाज, कैसी चीज़ें चुननी चाहिए। हम इसके लिए एक सखा वेलनेस की तरफ से शुरू कर रहे हैं कि हमारा पूरा पैकेज ले लीजिए कि आप 2 महीने की प्रेगनेंसी के बाद 7 महीने ये और 6 महीने वो, 13 महीने का हमसे पैकेज ले लीजिए। हमें एक पेमेंट करिए जो कि ज़्यादा होगा, कम में हम कुछ काम नहीं करते। हम उसमें आपको दादी के हाथ के बने लड्डू भी भेजेंगे, हम आपको पंजीरी भी भेजेंगे, हम आपको जो भी चीज़ें आपके लिए होती हैं वो भेजेंगे, शुद्धतम। और आप एक अच्छे बच्चे को जन्म दें, इसके लिए भी पूरे चीज़ें समझाएंगे, करेंगे। आप में से बताओ दुनिया में कोई इसको कर रहा है? अभी तो कोई नहीं कर रहा, और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है। और हम इसको 6 महीने के अंदर शुरू करने जा रहे हैं, बड़े लेवल पे शुरू करेंगे। अब बताओ इसमें हम किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? अच्छा बताओ इसमें हम किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? मेडिकल फील्ड में भी अभी नॉर्मल डिलीवरी। और इसमें केवल एक मिनट, इसमें केवल ये नहीं है कि हम एक लेडी को खाने पीने देंगे, हम उसका ज्योतिष एनालिसिस करेंगे। 2 महीने तक उस लेडी के अंदर व्यवहार में क्या चेंजेस आया है, पहले उसका क्या व्यवहार था वो फॉर्म भरेगी, फिर 2 महीने उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, इससे उसके माँ के पेट में जो बच्चा है वो किस तरीके के कैरेक्टर का है, उसका अनुमान लगा के ऐसे फूड्स उसको देंगे जो उस बच्चे के लिए बेहतर हो। फिर आगे बच्चों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उसकी भी बुकलेट उसे भेजेंगे कि आप 12 साल तक के बच्चे को इस तरीके के संस्कार दें कि एक अच्छा मनुष्य बने। और जब वो पैसा लेंगे उससे 2-4 लाख रुपया इस बात का, तो वो पढ़ेगा, फिर वो इंप्लीमेंट भी करेगा। समाज में ये भी तो एक काम करने का ढंग है। हम कोई लड्डू थोड़े बेच रहे, मिठाई वाला नहीं होना चाहते। और इस काम के लिए भी हमने चुनाव किया, हमने नियति का चुनाव किया, क्योंकि नियति के कैरेक्टर और नियति का पूरा जो ज्योतिष गणना के बाद नियति का है ऐसा कि नियति के अंदर इस तरीके के काम के लिए अच्छी योग्यता है। और इत्तेफाक की बात है कि 3 साल से उसे नेचुरोपैथी का हम कोर्स भी करा रहे हैं, उसका डिप्लोमा इस साल हो जाएगा। इत्तेफाक की बात देखो, तो सब चीजें मिलके एक अच्छी दिशा में काम। ऐसे बहुत से काम हैं मेरे पास, तो कामों का ही भंडार है और मुझे वो करने हैं, लोगों को करवाने हैं, और इससे अच्छा धन है। आप ये मान के चलो अगर हमने इसका 2 लाख रुपए भी पैकेज रख लिया तो एक व्यक्ति पे 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा, 1 लाख रुपए की बचत है। सरकार 50,000 ले जाए तब भी 50,000 की बचत है। क्या अगर इसको हम अभी इंटरनेट पे 50,000 रुपए खर्च करके इसकी पोस्ट डालें तो क्या यहाँ 20-50 इसमें औरतें नहीं जुड़ेंगी? बताओ, ये बिजनेस मॉडल है, मैं तो आप सबको दे रहा हूं, करो। एक ऐसा आदमी जो अपने लिए जो सोचता है वही आपके लिए सोचता है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि मैं छुपा छुपी बिल्कुल प्लान्ड वे में छुपा के कर लो, ऐसा कुछ नहीं भाई, मेरा सब खुला क्लास। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए बहुत प्लान है। इसके लिए आपको एक टीम रखनी पड़ेगी, अच्छे पकाने वाले रखने पड़ेंगे, आपको बाजार से शुद्धतम चीजें लेनी पड़ेंगी, उसके पैकिंग के लिए आपको ऐसी मशीनें लगानी पड़ेंगी जिसमें वो वैक्यूम पैकिंग होके अगर किसी को 1 महीने भी लग जाए तो उसको भेजा जा सके। कोई अमेरिका में मंगवाएगा तो फिर उसको अभी थोड़ी ना पहुंच जाएगा। फिर किस महीने में उसको किस तरीके के फूड देने हैं उसको 1 महीने पहले से प्लान करना पड़ेगा। तो मेहनत भी है, लेकिन इतनी मेहनत तो हम सब दिन भर में पोस्टर डालने के लिए करते रहते हैं। यही मेहनत थोड़ी सी बिजनेस के रूप में हो सकती है। ऐसे ही मैं यहां थोड़ा सा और करना चाहता हूं। आपने देखा होगा पीछे सब्जियां लगी, तो बहुत समय से मेरे अंदर ये प्लान है
लेकिन कर नहीं पा रहे थे, अब करेंगे, अब अपना खेत हो गया। शीशे की एक बोतल लो जो कि कबाड़ी से खरीदो, 5 रुपए की मिलती, पीछे बैगन लगवाओ, जब बैगन छोटा सा हो तो बोतल के अंदर डाल दो, बोतल वहीं रख दो, 3 दिन बाद बैगन बड़ा सा हो जाएगा, बोतल के अंदर हो जाएगा, उसको काटो, 2 रुपए का पानी बनाओ नमक डाल के बढ़िया सा, साइट्रिक एसिड, और पानी को फिल्टर करके साफ करो ताकि वो चमक जाए। उसके बाद बोतल में भर दो, कार का ढक्कन लगा दो। अब ये बोतल बताओ, ये शो पीस हो गया जो कि रामलीला में कितने का बिकेगा? रामलीला में बेचने के लिए गांव के लड़के बच्चे भेज दो। क्या ये बोतल 200 रुपए की बिके कि नहीं बिकेगी? 200 रुपए की तो यार आदमी का इसमें गया कैसे बैगन? इसी बात के लिए 200 रुपए देगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको बिजनेस किया जा सकता है और लोगों को रोजगार मिल सकता है। ऐसी बहुत सी क्रिएटिविटीज हैं जो यहां बैठे बैठे की जा सकती। लोगों को पता ही नहीं कि यहां धन फैला पड़ा। बिजनेस करता क्या है? बिजनेस ये देखता है कि इससे धन कैसे कमाया जाए। बिजनेसमैन की सोच कहती है अच्छा ये सब है, यहां कैसे कमा सकते हैं। बिजनेस बिल्कुल अध्यात्म की तरह है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति तो हर जगह परमात्मा है, बिजनेस में कहता हर जगह नोट है। वो नोट देखता है, क्या गलत है इसमें? इसमें गलत बताओ क्या है? वरना जिस जगह आपको अपने घर के खर्चे नहीं चलाए जा रहे उसी जगह बिजनेसमैन धन सोच लेता है। ये चिप्स की फैक्ट्री शुरू हुई थी, कैसे शुरू हुई? अब ऐसे शुरू हुई कि एक व्यक्ति बैठा हुआ था, उसने अपने कुक से बोला यार जरा यार फ्रेंच फ्राइज बना लाओ। वो फ्रेंच फ्राइज लाया, उसने कहा यार थोड़े सीले हुए हैं, यार थोड़े अच्छे बना के लाओ, कुरकुरे रहे। वो कुक गया, उसे गुस्सा आई, उसने चक्कू को बहुत पतला पतला काटा, वो आलू को बहुत पतला पतला काट के और फ्राई करके ले आया। बड़े कुरकुरे थे। उसने कहा यार ये तो बिजनेस हो सकता है। बैठे हुए सेठ लोग, उन्होंने कहा ये तो बिजनेस हो सकता है। बोले बाबूजी बिजनेस, ये तो घर घर, ये तो सब यूपी की जगह हर जगह बनती हैं, माएं बनाती हैं, आपका क्यों खरीद के खाएंगे? बोले हमारा खरीद के इसलिए खाएंगे क्योंकि इसमें मसाला थोड़ा सा अलग होगा। बोले फिर मसाला तो आदमी घर में भी बना सकता है, आपका मसाला क्यों खरीदेगा? उसने कहा साला अमिताभ बच्चन कहेगा तो खरीदेगा। उन्होंने कहा अमिताभ बच्चन को बुलाओ साले। पहले अमिताभ बच्चन को लाया, उन्होंने कहा सुनो तुम्हें हमारे चिप्स का ऐड करना है। बोले ठीक है हम ऐड कर देंगे, लेकिन ऐड करेंगे कहां? उन्होंने कहा देखो हम चिप्स बेचेंगे 1000 रुपए किलो, उसमें से 100 रुपए तुम्हारे, तुम्हें हमारा चिप्स का ऐड करना है। और ठीक है, लेकिन ऐड कहां करेंगे? तो उन्होंने कहा ऐड यार ऐसे सब लोग तो देखते नहीं है हर समय। उन्होंने कहा आईपीएल कराओ। उन्होंने कहा आईपीएल कराओ। उन्होंने कहा बुलाओ आईपीएल वाले को। उन्होंने कहा सुनो आईपीएल रखो, ये 1000 रुपए की चिप्स में 100 तुम्हारे। ऐसे करके बिजनेस होता है। एक व्यक्ति सिर्फ एक बगीचे में बैठ के प्लान कर लेता है कि कैसे पूरी दुनिया में चीजें हो सकती। ये स्वामी जी हमें जानते हैं इतने सालों से। स्वामी जी कहते हैं मेरे पास लैपटॉप हुआ करता था जब मैं यहां था सन 2009 में। तो मेरे पास एक लैपटॉप था जो एक मित्र ने मुझे दिलवाया था। तो स्वामी जी कहते थे पता नहीं क्या इनके इसी में जादू है सारा। ये बैठे बैठे क्या करते रहते हैं। और मैंने उस लैपटॉप से ही, वो आज भी मेरे पास है, टूटा हुआ है लेकिन आज भी मेरे पास है, उस लैपटॉप से ही मैंने पूरी दुनिया को अपने पास बुलाया। मैं कहीं नहीं गया, सिर्फ उस लैपटॉप से। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने उसका इस्तेमाल किया। मैं उसके लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, मैंने उसको एक ताकत समझा। मैंने समझा कि एक ताकत है कि कमरे में बैठ के अगर हम अपनी बात कह रहे हैं, हम यहां बैठे हैं 20, 25, 30 लोग आप आए, अभी हम जाके लाइव डाल दें, तुरंत ही उसी वक्त 150-200 लोग होते हैं सुनने के लिए। और फिर वो 3-4 हजार 5 हजार कम से कम सुन ही लेते हैं। जबकि उस पर बूस्टिंग लगा दो तो फिर तो 50,000 लाख पे भी पहुंचा दो। तो संदेश ही तो पहुंचाना है। कितना आसान माध्यम। अभी मैंने आज ही सुबह किससे कहा था कि 1 तारीख से मैं 21 दिन का जो है योग निद्रा का सेशन शुरू करूंगा ऑनलाइन। ये मैं ऑनलाइन एक योग निद्रा का छोटा डेमो के रूप में दिया करूंगा।
अपने घरों में बैठो, अपने घरों में रजाई ओढ़ के बैठ जाओ रात के 10 बजे 11 बजे के आसपास, और फिर मैं आऊंगा, लोगों से संवाद करूंगा, उनको थोड़ा स्वाद दूंगा। स्वाद ही तो देना है। हमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के लिए रजाई से निकल के आना पड़ेगा, तो वहां भी हम रजाई ओढ़ के बैठ सकते हैं, हम तो कुछ छुपाते भी नहीं। तो जो ताकतें हैं, इन ताकतों का इस्तेमाल करके आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हो, और उस बिजनेस से आए पैसे से आप एक अच्छा समाज खड़ा कर सकते हो, और ये कोई बुरी बात नहीं। आज पहली बार बिजनेस पे बोला था और मुझे अच्छा लगा, ये नया टॉपिक था। ये साला कुंडली जागरण से तो अच्छा था, बहुत बेकार है, बोर कर देता है। कहते हम बोर हो गए बोलते बोलते। हाँ बिल्कुल आए, बिल्कुल सही रास्ते पे आ रहे हैं, तो हमारा काम सही जा रहा है। हम तो चाहते हैं। रामदेव बाबा ने शुरू किया योग से कि मैं कैंसर भगा सकता हूँ, ये तो ये 25 साल पहले की बात है। आज इस देश का 25वां अरबपति है। अच्छी बात है। नहीं तो शुरुआत कहाँ से की? बिल्कुल, देखिए मैं आपको, बाबा रामदेव हुए या कोई भी व्यक्ति, सामान्यतः गाली देना बहुत आसान है, बहुत लोग दे देते हैं, लेकिन हो के दिखाओ वैसे। भाई उस आदमी ने देखो, वो बेचारा अभी भी पेट अपना गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर लेता है, हम तो कर भी नहीं पाएंगे, है ना। नहीं, बात ट्रस्ट की वो नहीं है कि ट्रस्ट है तो मैं वो बात नहीं करूंगा। हम कह रहे कुछ भी किया, उसने पूरे दुनिया को एक चिंतन तो करने के लिए दिया। चिंतन तो तुम कर रहे हो बढ़िया ढंग से। तो मैं ये कहता हूं कि करना चाहिए, और बिजनेस करते वक्त एक चीज का सदा ध्यान रखना चाहिए। आप सबको, कोई भी करे, एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, बिजनेस छोटा नहीं करना चाहिए, बिजनेस छोटी सोच से नहीं करना चाहिए, और बिजनेस को ये नहीं सोच के करना चाहिए कि घर की रोटी चल जाएगी। जिसने घर की रोटी चलाने के लिए किया वो कर्जा लेके रोटी चलाएगा। बिजनेस ऐसे करना चाहिए कि हम 5 घरों की रोटी चलाएंगे, और जब 5 घरों की रोटी का सोचा जाता तो तुम्हें तो मिल ही जाती। वो तो हमने कर लिया, छोड़ दिया, अब इसलिए आए हैं यहाँ कि अब करना कुछ नहीं है। नहीं, करना कुछ नहीं है वो भी, लेकिन करने के बाद है ना, क्रिएटिविटी है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, ज्योतिष के हिसाब से एक बात बताता हूं, बहुत यूनिक बात है अगर समझें। लोग कहते हैं शनि खराब और शनि अच्छा, शनि से बड़े घबराते हैं। ज्योतिष में लोग शनि से सबसे ज्यादा घबराते हैं। तो अगर ये पैर चल चल के काम कर रहे हैं तो आपका शनि खराब है, और अगर ये पैर दबाए जा रहे हैं तो आपका शनि अच्छा है। अब ये दबाने की कहानी, चलने की कहानी को थोड़ा समझ लें टेक्निकल ढंग से। शनि के 2 पार्ट होते हैं। शनि के, आपकी लाइफ में 2 बार शनि आता है, और ध्यान रखें हर एक की आता है। एक बार शनि आता है सबक देने, और एक बार आता है सहयोग देने। तो जब वो सबक देने आता है किसी की जिंदगी में, भाई देखो उम्र उसकी कम है और शनि का वक्त आ गया, तो उसकी उम्र, कम उम्र में ही उसकी जिंदगी में बवाल हो जाएंगे। फिर जब वो बूढ़ा होगा दोबारा शनि आएगा तो उसको अच्छा करेगा, और उसी वक्त जो है जब अच्छा कर रहा है उसी वक्त कोई जवान है तो उसकी जिंदगी में शनि पहले अच्छा कर देगा, बाद में बुरा करेगा, बाद में सबक देगा। लेकिन सबक से बचा जा सकता है। कैसे? वो ये है कि आपने जो दौड़ भाग के मेहनत की, उससे आपने ज्ञान अर्जित किया। भाई आप चाहे इंजीनियर बन गए, चाहे डॉक्टर बन गए, चाहे मैकेनिक, चाहे गुरु बन गए, कुछ भी बन गए, एक समय बाद आपको अपना ज्ञान दूसरों को बांटना चाहिए। क्योंकि जब आप अपना अनुभव दूसरों को बांटोगे तो आपके जो शागिर्द होंगे वही तो आपके लिए आराम का काम बनेंगे। पैर दबाने का अर्थ है आराम। और ध्यान रखना, ये उपनिषदों में भी उल्लेख है कि पुत्र और शिष्य से ही सब होता है। उपनिषद के ऋषि पुत्रों और शिष्यों पे ही अटके रहे पूरे वक्त। और अगर आप अपने अनुभव को बांटते हैं, आपने बिजनेस किया, अपनी जमाने की सब, अब कुछ नहीं करना है। इसका एक तो तरीका हो सकता है कि बिजनेस से जो कमाया वो बैंक में डाला और अब बैठ गए और अब बैंक का ब्याज आ रहा खा रहे हैं। अगर आपके आराम की ये सोच है तो मैं थोड़ा सा मित्र बताना चाहूंगा
अगर आराम की ये सोच है तो 1, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद आपको अपनी जिंदगी बड़ी बोरियत भरी लगने लगेगी। आपको ऐसा लगने लगेगा एक कहाँ चक्कर में पड़ गए, और भगवान ना करे कहीं ऐसा हो गया, कोई दुर्घटना हो गई जिसमें वो जमा हुआ धन खर्च हो गया, तो विपत्ति फिर सर पे आ जाएगी और आप काम छोड़ के बैठे हुए हो। और ऐसा हो जाता है। देखिए, मैं प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश, ये मैं सोचिएगा मैं ऐसा कह रहा, यहां पे मेरा दृष्टिकोण ये है कि जो व्यक्ति रिटायरमेंट जैसी स्थिति को उपलब्ध हो रहे हैं कि अब रिटायर हुआ जा सके, जैसे मैं भी उन्हीं में के हूं, ऐसे व्यक्ति को अपने चलित कार्यों को योग्य पात्रों में दे देना चाहिए। चलते कार्यों को योग्य पात्रों को देना चाहिए, अपने अनुभव को, ताकि वो अपने नए अनुभवों के तहत सीखें और उनसे आपको इतना भी मिल सकता है कि आप अपना आराम भी कर सकें और आपके जो टैलेंट था, जो आपकी योग्यता थी, वो जगत के काम भी आ सके। इस ढंग से अगर हम सोचते हैं तो हम अपने बुढ़ापे को भी अच्छा बना सकते हैं, हम अपने आराम को भी उपलब्ध हो सकते हैं। सच बात तो यह है, बिजनेस की एक और कला है, वो बात अगर नहीं बोलूंगा तो बात भटक जाएगी। जब हम कर्म कर्म बोलते हैं तो उसका मतलब काम काम ये नहीं है 24 घंटे काम। अच्छा बिजनेसमैन वो हो सकता है जो हरामखोर हो। छोटे बिजनेस करने के लिए, एक दुकान खोलने के लिए तो आपको सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक की ड्यूटी चाहिए, लेकिन आपको पूरे देश में अपनी फैक्ट्रियां डालने के लिए अंबानी की तरह गोल खेलना आना चाहिए। क्योंकि जितना आपका माइंड रिलैक्स की तरफ सोचेगा, उतना ही आप अपने बिजनेस में ट्रिकों का यूज करोगे। जितना ही माइंड आपका ये सोचेगा कि मुझे विश्राम भी करना है, उतना ही आप अपने दिमाग को जो है वो नए नए आइडियाज की तरफ लेके जाओगे कि कैसे आपको आराम मिले। और ये 2 बातें हैं, एक तो ये कि आपको स्वयं के आराम पे ध्यान देना है, साथ साथ नए आइडिया सोचने, और दूसरी एक चीज, आपके पास जो धन आ रहा है उसका एक हिस्सा दूसरों को देने का भी दिल बनाना पड़ेगा। कई लोग होते हैं, एक दुकान खोलते हैं, वो सोचते हैं अरे यार हम किसी को रख लेंगे, उसे इतने पैसे चले जाएंगे, तो वो बिजनेसमैन की सोच नहीं। बिजनेसमैन कहता है कि एक हम मशीन लगा के 500 कमाते हैं, तो हम इसे 450 पे किसी दे दें, हमें 50 मिले, फिर ऐसी हम 10 मशीनें लगा लें, दूसरे काम करें, हम बैठें। इस तरीके की सोच जो है वो बिजनेसमैन की होती है। बिजनेसमैन हमेशा अपने मुनाफे में दूसरे को बांटने का काम करता है, और अगर ये ना करे तो वो बिजनेसमैन नहीं हो सकता। तो बिजनेसमैन अपने अनुभवों का इस्तेमाल करता है, अपने धन को बांटने में इस्तेमाल करता है, और उसका लक्ष्य वही है जो एक धार्मिक व्यक्ति का लक्ष्य है कि कैसे हम शांति से बैठ जाएं और अपने जीवन के आखिरी लम्हों में हम परमात्मा के शरण में जाने के लिए अपने को तैयार करें। लक्ष्य वही है, और बिजनेस में ये आसानी से हो सकता है। नौकरी में भी ये हो जाता है, लेकिन नौकरी में फोर्सफुली होता है। एक आदमी 60 साल में रिटायर्ड होता है, उसको धन मिल जाता है, अब वो उसके बच्चे कब्ज लेते हैं, या लड़के की शादी करके मकान बना के खर्च कर लेता है, फिर बेचारे के पास कुछ बचता नहीं, और इतने लंबे समय तक एक ही काम करने की आदत होती है कि बिजनेस जैसी सोच उसके दिमाग में आ ही नहीं पाती। बिजनेस जो है अब बहुत अच्छे ढंग से पूरी दुनिया को अच्छे करने का काम कर सकता है, ये मेरे अनुभव में है, और शायद यही रीजन है कि मैंने कभी नौकरी की तरफ विचार नहीं किया। जीवन में एक दिन सिर्फ नौकरी करने का इल्जाम है मेरे ऊपर, एक दिन छोड़, वो भी परमात्मा ने कहा कि साले तुझे दिखा के रहेंगे, करेगा कैसे। स्वामी जी कुछ है तो बोलो, नहीं तो नया नया दो भाई, पुराना दोगे हम मना कर देंगे। जीवन में कई बार जो प्रश्न उठते हैं, मन का होता है या आत्मा का, कैसे? अरे भैया आत्मा से प्रणाम है, आज आत्मा नहीं आएगी। बस यही प्रश्न है। एक बहुत अच्छी बात है, आज मुक्ति हो गई। हम भी नहीं चाहते थे कि फालतू के प्रश्न बने, आज थोड़ा मौज मस्ती करें, मेरा मानना है। नियति शाम को कुछ चाट पकौड़ी टिक्की की इस टाइप का इंतजाम करवाओ, मौज करो। सखा जी, हाँ। अगर अपन व्यापार भी करें तो उसमें नियम क्या बना?
हे भगवान, प्रभु प्रभु तुम ही हमें बता दो कौन से नियम होने चाहिए। जैसे कोई धंधा या फिर कुछ करें तो उसमें नियम क्या अपना? धंधा कभी मत करना, बहुत गंदा होता है। व्यापार करो। हाँ, व्यापार में वही नियम क्या रखें? कोई नियम नहीं है। सबसे पहले मम्मी की पायल बेचो। दुनिया के सारे बड़े लोग अपनी मम्मियों की पायल बेच के गए। स्वामी जी, एक प्रश्न है कि अब हमें न तो कोई ध्यान करना, नहीं, मैंने ये कब कहा ध्यान नहीं करना? नहीं, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। मेरी जो इच्छा है कि अब कोई ध्यान नहीं करना, कोई मोक्ष नहीं, कोई परमात्मा नहीं, आत्मा नहीं, हमें ऐश्वर्य से रहना है, बस जीना जिंदगी को एंजॉयफुल। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? अब इसके लिए क्या, ऐश्वर्य के लिए जियो। देखो स्वामी जी, मैं एक बात कहता हूँ, मैं थोड़ा समझो। ध्यान ऐसे करो जैसे कि तुम मन की प्रफुल्लता को रिचार्ज कर रहे हो, कोई बुरी बात नहीं। ध्यान परमात्मा पाने के लिए मत करो, शांति से बैठ जाओ, मन को प्रफुल्ल रखने के लिए कर लो। अगर सुबह दौड़ने जाओ तो दौड़ लो, शरीर के स्वास्थ्य के लिए दौड़ भी लो। अगर योग करते हो तो हाथ पैर थोड़ा सा सही रहे, इसके लिए योग भी कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ना योग से आपत्ति है, ना मुझे आपत्ति है कि आप ध्यान करो, ना किसी भी चीज से मुझे आपत्ति नहीं। मुझे आपत्ति ये होती है कि उन चीजों को आप एक गलत रूट दे रहे हो, तनाव बना लेते हो, रास्ता गलत दे रहे हो। अरे आप ध्यान आंख बंद करके बैठ जाओ, मन प्रफुल्लित हो जाए थोड़ी देर के लिए। जैसे शरीर को विश्राम देते हो, सोते हो, ऐसे मन को विश्राम दे लो थोड़ी देर के लिए, कोई बुरी बात नहीं है। गीत गा लो। अरे हम करें, गीत तो आप गाते हो, सब नहीं गा पाते। फिर पड़ोस के कुछ और लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो मैं गीत का, आपका है तो आप गीत गाइए। किसी को लगता है कि गीत सुन सकता है तो वो गीत सुन ले, वो अपने अपने तरीके से सब करो। लेकिन एक तो परमात्मा को काहे बीच में घुसेड़ देते हो? मतलब आप योग कर रहे, परमात्मा को घुसेड़ दिया बीच में, है ना? आप ध्यान कर रहे, परमात्मा को बीच में घुसेड़ दिया। अरे भाई मत घुसेड़ो, वो तो है ही घुसा हुआ। आपके सारे कृत्यों में वही है, इसे स्पेशली मत लाओ। ये बिल्कुल मालूम ऐसी बात है कि पत्नी आपके पास हो, आपके बिस्तर में आपके कंधे पे सर रख के लेटी हो और आप कहो कि हे पत्नी आ जाए। सोचो, जो आपके साथ ही है, आप उसको याद करो, वो भी नाराज हो जाएगी जो साथ में। परमात्मा प्रतिपल आपके साथ है, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। इसको याद करना ही मूर्खता भड़ा करते हैं। हाँ, आप इसके प्रति धन्यवाद दे सकते हैं। अगर ओशो ने कोई चीज कही जो मुझे अच्छी लगती है, ध्यान से संबंधित, धर्म से संबंधित, तो वो है ग्रेटिट्यूड। आप धन्यवाद दीजिए। आप सुबह उठें, जैसे बनिया होता है, बनिया जाके ताला छूता है, ताले के पैर क्यों छूता है? आपको क्या लगता है ताले से नोट आते? नहीं, धन्यवाद तू लगा मिला। धन्यवाद तू लगा मिला, तू टूटा नहीं। फिर गुल्लक खोल के देखी, थोड़ा बहुत माल तो छोड़ ही जाता है। सुबह सुबह माल के दर्शन हुए, धन्यवाद। अपने ही वाले के हुए तो फिर शाम को उसमें से फिर निकाल लेता, थोड़ा छोड़ देता है, धन्यवाद। जो ग्राहक आया दूर से देखा, आओ प्रभु आओ, धन्यवाद। धन्यवाद दो। ऐसे ही हर पल को धन्यवाद दो। तुम सुबह उठ गए, धन्यवाद दो कि आज उठ गए, तुम्हारी जिंदगी में ताला टूटा नहीं, धन्यवाद दो इसका। तुमने भोजन किया, मिल गया, धन्यवाद दे दो। जिसने बनाया उसको धन्यवाद दे दो, अंदर से। जरूरी नहीं हाथ जोड़ना है, हाथ जोड़ लो तो और अच्छा, व्यवहार अच्छा हो जाएगा, बृहस्पति अच्छा हो जाएगा। वो बृहस्पति मुस्कुराते जो नहीं, ये है बात। देखो, अगर आप अंदर से बैठे हुए धन्यवाद देते हो, ये तो शुक्र अच्छा करता है। और यदि आप बोल के धन्यवाद करते हो तो बृहस्पति अच्छा होता है। और आप ना अंदर धन्यवाद देते हो ना बाहर धन्यवाद देते हो तो शनि अच्छा होता है। ये ठीक है। शनि अच्छा, बिल्कुल स्वामी जी। शनि आपको सांख्य की तरफ ले जाता है, शनि छुड़वाता है, वो कहता है छोड़ो, सब व्यर्थ है। और देखो, जैसे हम अपने हाइड्रोजन को बृहस्पति बोलते हैं, तो हाइड्रोजन जगत का पहला मॉलिक्यूल है जिससे संसार बना। तो बृहस्पति के पास संसार का ज्ञान है। शनि जो है, वो शनि कहां से आए? शनि आए, सूर्य की छाया पुत्र हैं।
और शनि जो है वो शंकर से जुड़े हुए हैं, वो तो मृत्यु से आए। अब मृत्यु को क्या लेना देना संसार से? मृत्यु क्यों धन्यवाद देगी? मृत्यु में कोई धन्यवाद नहीं देता, जीवन धन्यवाद देता है और धन्यवाद को अपने अंदर रख लेता है, उसको आनंद बना लेता है। बस मन ही मन में इनका धन्यवाद, उनका धन्यवाद। ये शुक्र का लक्षण है, क्योंकि शुक्र छुप के काम करता है। शुक्र जो है अपने आप को बहुत अंदर से आनंदित करता है, प्रफुल्लित करता है। तो इस तरीके से ये चीजें हैं कि आपके ढंग पे निर्भर करता है कि धन्यवाद का ढंग आपको कहां पहुंचाएगा। यदि आपने अंदर से धन्यवाद दिया तो आपका शुक्र अच्छा होता जाएगा, आपके अंदर प्रफुल्लता रहेगी, आप बिजनेस अच्छा करोगे, आपके रिलेशन अच्छे होंगे। यही शुक्र का काम है। और यही आपने दूसरे को आभार कर दिया तो आपका समाज में सम्मान बहुत होगा, वो बृहस्पति का काम है। और मेरे जैसे हरामखोर हुए किसी को भी नहीं किया तो शनि तो हो ही जाना है। भाई मैं तो शनि वाला क्या करूं, हूं शुक्र वाला भी, मेरे अंदर दोनों तत्व हैं। बृहस्पति नहीं पाया जाता, शुक्र और शनि है मेरे अंदर, खूब है। वो अपना काम कर लेता है, मैं अंदर ही अंदर धन्यवाद देता हूं अस्तित्व को। और कई बार तो अस्तित्व को भी नहीं देता जब मेरा मूड खराब होता है शनि वाले पे। तो कहने का अर्थ ये है कि ऊर्जाएं भी, कौन सी ऊर्जा आप उसका क्या उपयोग करोगे तो जीवन में क्या निर्माण होगा, इस पे डिपेंड करता है। ऊर्जाओं के साथ बहुत अच्छा उपयोग है कि आप कैसा उसका उपयोग करते हो। स्त्री एक ऊर्जा है, बच्चा एक ऊर्जा है, गुरु एक ऊर्जा है, शिष्य एक ऊर्जा है, दोस्त एक ऊर्जा है। और इसका पूरा विश्लेषण है कि कौन व्यक्ति कौन सी ऊर्जा को प्रभावित करता है। मित्र शुक्र होता है, पुत्र जो है बृहस्पति होता है, पिता भी बृहस्पति होता है, पड़ोसी शनि हो जाता है। मतलब सब अलग अलग बड़ा उल्लेख है कि ये इस ऊर्जा को प्रभावित करते हैं, ये इस ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं इतना सीख लो 24 घंटे भी चारा तुम ज्योतिष में अटक जाओ, ऐसा भी नहीं। ज्योतिष का एक लोग तो वो उपयोग करते हैं जो इतनी रेमेडी जान लेते हैं कि बिना रेमेडी के वो बढ़ ही नहीं पाते, 2 पल भी वो उसमें उलझ जाते हैं। ये नहीं करना है। अपने व्यक्तित्व को समझो, अपने व्यक्तित्व में डूबो और आपके व्यक्तित्व से ही रेमेडीज निकलेंगी। ज्योतिष कहता है कि आप अपने व्यक्तित्व को शुद्ध करो। आपके घर में लाइट का कनेक्शन है, उसको अच्छा बना के रखो। आपके घर में जनरेटर है, उसमें तेल डाल के रखो। अब जैसे कई घर होते हैं वहां जनरेटर होता है, तेल नहीं होता उसमें, जब लाइट जाएगी मंगवा लेंगे। ऐसे व्यक्ति की तिजोरी खाली होती जाएगी। हमें ऊर्जाओं का सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि जो आदमी प्लांट वे में चल रहा है, नहीं यार इस समय हर समय फुल रखो, वो एक्टिव है। एक्टिव व्यक्ति धन कमाएगा, एक्टिव व्यक्ति के ही घर में संपन्नता रहेगी। अब खुद ही ढीला है। अब जैसे आपने देखा होगा, ज्योतिष कहते हैं कि ये जो रेखाएं होती हैं, अगर किसी के हाथ में ये रेखा नहीं है तो इसका मतलब उसकी शादी नहीं होगी। अब इस रेखा का शादी से क्या लेना देना, बेचारा कोई रेखा देख के शादी करता है। लेकिन ये रेखा निर्मित कब होगी? बलशाली है, उसके चाल ढाल में तेजी है, उसकी ये रेखा अच्छी हो जाएगी, गहरी हो जाएगी। और ज्यादा मेरे जैसा एक्टिव है तो 2-3 भी रेखाएं हो सकती, हाँ तो 2-3 भी हो जाती। लेकिन कोई व्यक्ति अगर ऐसा है कुछ नहीं होने वाली, तो उसकी ना तो रेखा और ना ही उससे मोहल्ले का कोई ताऊ अपनी लड़की में आएगा। चाल देख के मैं समझने की कोशिश करो कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो भी चीजें निर्मित होती हैं वो सब ही ज्योतिष में एनालिसिस करके बताई जाती है। ज्योतिष सिर्फ ये देखेगा, उन्होंने कहा कि आपका हाथ ऐसे करके देखा, उसने कहा कि खून का दौरान अच्छा है, उसने कहा आप बहुत एक्टिव पर्सन, भाई आपका खून का दौरान अच्छा है, आप बहुत एक्टिव। सिंपल से तरीके हैं। मनोविज्ञान के बगैर कोई भी विज्ञान जो है वो कारगर नहीं होता, और ज्योतिष सबसे पहले दुनिया में मनोविज्ञान को लेके आए। ज्योतिष बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक होते हैं। तो आप सबको अगर देखो, आप लोग मुझे इस विषय पे छेड़ा करो थोड़ा सा,
इस विषय पे छेड़ोगे तो मैं और आपको अच्छी समझ दूंगा कि किस किस तरीके से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाऊं। गुरुजी एक बात बताओ, मैंने पढ़ा, मैं आपकी तरह नास्तिक था, काम किया, एक बार कंस्ट्रक्शन का काम करता था, घाटा हो गया तो एकदम हो गए बेकार। 2001-2 की बात, तो मेरे दोस्त अच्छे वकील है, इनकम टैक्स के अच्छे करोड़पति है, उन्होंने क्या देखा क्या नहीं, वो एस्ट्रोलॉजी के मास्टर, उन्होंने कहा तो एक दिन सुगंधित पदार्थ का व्यापार करेगा। अरे यार मैं कंस्ट्रक्शन का आदमी, मेरे को क्या लेना देना, सुगंधित कोई मतलब नहीं मेरा। ये बात है 2-3 साल पहले की, जैसे उसने कहा ऐसे बैठे हैं काम को ड्रिंक कर रहे हैं तब की बात, नहीं तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। उल्लू मत बनाओ, पैसे देने हैं तो मैं कोई एक केंद्र और ले लूँ, कोई काम करे, बात की बात ऐसे कर रहे हैं। वो एस्ट्रोलॉजर आपकी तरफ मतलब बाद 30 साल 25 साल बाद सुना ही है, बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। उस आदमी ने मेरे को 3 साल पहले कहा क्या तुम्हारा ये सिस्टम कहता है, वो कहता है, क्या कहता है, तुम सुगंधित पदार्थ का व्यापार करो, तो कैसे तुम घटा हुआ बेरोजगार हो गए। तो मेरे एक पंडित जी मिले, यार मेरे को वो केसर और चंदन का काम करते, मैं बेरोजगार, तो काम तो करना ही है कुछ करते ना, तो वो झोला उठा लिया और मैंने 4 साल काम किया और लाखों रुपए कमाए। ऐसा नहीं, वो पंडित जी माला माल, मैं भी माला माल, और वो किया मैंने। तब उसने कहा मैंने तेरे को 3 साल पहले नहीं कहा था क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे को ये बताओ। बिल्कुल सही। देखो यही ऊर्जा का खेल है। अब देखो जब आपकी ऊर्जा, इसका मतलब निश्चित ही सुगंध का काम कर रहे हो, आपका शुक्र प्रोमिनेंट है, आप सुगंध का काम कर रहे हो और ये चलेगा, क्योंकि जिसकी जो ऊर्जा अच्छी है उसी काम में तो ज्यादा लगेगी। जैसे मेरा शनि अच्छा है, अब मैं देखो पिछले कई साल से कंस्ट्रक्शन ही करवा रहा हूं, मार साला कंस्ट्रक्शन। और आप कंस्ट्रक्शन में देखो, मेरे कंस्ट्रक्शन में लोहे का बड़ा इस्तेमाल होता है, माल लोहा ही लोहा, लोहा ही लोहा, यही साला करोड़ों रुपए का लोहा लग गया। तो क्या होता है कि जो आपकी एनर्जी वही उसी तरीके से आपका काम कराएगी। लेकिन सौंदर्य भी है, सौंदर्य शुक्र की वजह से, सौंदर्य शुक्र की वजह से। तो ये जो चीजें होती हैं ये एनर्जी के खेल होते हैं। अगर आप लोग, कोई भी व्यक्ति जो कुछ व्यापार करना चाहता है, जैसे हमसे ही कोई लोग कहते हैं, अभी एक महिला यहाँ से ठीक होके गई, उनके हस्बैंड कहने लगे स्वामी जी हमारे पास एक जमीन पड़ी है, मैं 4-5 महीने बाद रिटायर हो रहा हूँ, मैं चाहता हूँ वहाँ सखा वेलनेस का मैं एक सेंटर डाल लूँ। तो मैंने कहा कि मैं ऐसे परमिशन नहीं दे सकता, आप अपनी कुंडली दिखाइए पहले, क्योंकि पहले हमने बिना देखे भी दे दिए 1-2 लोगों को, वो उस तरीके के निकले नहीं व्यक्तित्व। तो हमने कहा कि कुंडली दिखाइए। अब कुंडली देखने के बाद हम बता सकते हैं कि आप इस कार्य के लायक हैं या नहीं, भाई हम थोड़ा देख लें। अब पहले तो लायक हो, फिर ये नहीं है कि लायक हो तो बैठ गए चल जाएगा, फिर लायक के बाद थोड़ी मेहनत है भाई, उसी दिशा की मेहनत होगी वो चीज चलती है। जैसे आपका ये कार्य है तो इस कार्य में आप सफलता मिल रही, लेकिन आप इस कार्य को अगर सोचे कि छोड़ दें तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ये मैं आपको बता देता हूं। आपको क्या करना है, अगर इसको और अच्छा करना है, इसको और प्योरीफाई करो, इसको और ग्लैमरस बनाओ, आप अपने कार्य में और ग्लैमर लाओ, और ग्लैमर लाओ, क्योंकि शुक्र जो होता है उसे ये पसंद होता है कि और करेंगे, और अच्छा करेंगे, और कुछ अच्छा करेंगे, और आपका दिमाग चलता होगा इसे कि साले इसको हम और कैसे करें। और शुक्र बैठे बैठे काम करता है, शुक्र मेहनती नहीं है। सबसे ज्यादा हरामखोर कोई ग्रह है शुक्र है, इनका भी वही है, वो हमें कुछ करना नहीं है लेकिन यही तो करना है। बिजनेसमैन शुक्र ही होता है। वही है, मेरे पास बीकानेर में 13 बीघा जमीन है ऑन रोड, और सब कर करा ली, 2 बेटे दोनों गवर्नमेंट जॉब में, अप्लाई कर लिया सब करना। अब बात यह एक्टिविटी सिस्टम ऐसा हो गया, जैसे आपने बोला कोई 5 आदमी को फला हो, रोजगार मिले, काम हो, जमीन है 6 महीने में मैं उसमें ट्यूबवेल और लाइट पानी कनेक्शन अप्लाई कर रखा हो जाएगा ऑन रोड है। जैसे आप किधर है ये पड़ता है शादी से, वैसे भी करें आप गए हो कभी तो आप कोई भी हो से तो हो सकता है। तो मेरी सलाह है कि आप ये सब करते हो, बात करते हो, अपना हाइड्रोजन करो, परमाणु करो, ना अपना एजुकेशन सिस्टम बनाओ, यहाँ से शुरू करो, कहीं भी करो, कहाँ होगा एक स्कूल बनाओ साथ में, कोई वेलनेस है वो आपका है, वो मेरा नहीं है। मैं वेलनेस नहीं बना सकता, मैं शिक्षा का नहीं कर सकता काम उसका। मैं बता रहा हूँ, मैं भी तो अपना एनालिसिस करता हूँ ना। मेरा शिक्षा का काम नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा जो बृहस्पति है
वो अच्छी स्थिति में नहीं है, वो नीच की स्थिति में है, तो मैं वो नहीं कर सकता, ये मेरे में नहीं है, तो मैं उसको करूंगा भी नहीं। कोई करना चाहे, कोई दिख जाए तो उसको पीछे से मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसको नहीं कर सकता, शिक्षा पे नहीं कर सकता, ये मेरे अंदर मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं वैसी शिक्षा कर सकता हूँ कि प्रेग्नेंट लेडी को उसके बच्चे कैसे पाले वो किताब लिख के दे देना, वो कर लूँ, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी के लिए काम करना मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि शुक्र पे महिलाएं अट्रैक्ट होती हैं और महिलाओं से संबंधित कोई काम करेगा तो चल जाएगा, ये बात होती है शुक्र के साथ, तो महिलाओं वाला काम चल सकता है। खैर, मैं ये आपने अच्छा खैर सलाह दी, लेकिन मैं आपको बता रहा कि आपका अगर वो है तो वो और ज्यादा प्योरिटी चाहेगा और आगे चल के बढ़ेगा, ये चीज है। और मेरा मानना है कि इंसान को अपनी क्षमताओं को दी एंड नहीं कर देना चाहिए जब तक शरीर है, वरना क्या होती, वो क्षमताएं ही उसको खा जाती। जैसे जिसका शनि और शुक्र और बुध तीनों ही अच्छे हो, उसको कौन सा काम करना? उसको बहुत, वो तो कुछ भी कर सकता है। देखिए, बुध और शनि दो जो हैं आजाद ग्रह हैं, ये दोनों मेरे दोनों मेरे भी अच्छे हैं। मेरे अगर देखा जाए तो लग्न में मेरे शनि है, लग्न में मेरे बस, तो उसके बाद मिथुन राशि का है तो बुध भी उसका स्वामी हो गया, तो हमारे तो दोनों अच्छे हैं, शुक्र भी हमारा अच्छा है, तो कुल मिला के हमारे भी ऐसी तरीके के ग्रह हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ बुद्धि कुछ भी कर सकती है और शनि की जिद कुछ भी करा सकती है। शनि मेहनती है, मेहनत से आदमी कुछ भी कर सकता है। शनि केतु लग्न में, तो शनि केतु लग्न में है आपके, बस ठीक है, बढ़िया है। लेकिन आप पे एक बात है स्वामी जी, अगर आपके शनि केतु लग्न में है तो आप कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो जिसकी वजह से ये गलत है, जिसकी वजह से आपको वैसे रिजल्ट नहीं दे रहे जैसे आप चाहते। चलो इस पे बात करेंगे, हम बाद में बात करेंगे ये, क्योंकि पर्सनल बात इस पे हो जाएगी। वरना ये शनि अगर किसी के केतु लग्न में है तो वो व्यक्ति बहुत कुछ अच्छा उसकी जिंदगी में हो सकता है। बढ़िया। खैर, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि ग्रहों का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है अगर समझ के साथ अपनी जिंदगी को, चाहे वो व्यापार की दिशा में, चाहे कर्म की दिशा में, संबंध की दिशा में, हर दिशा में उसका हम अच्छा उपयोग कर सकते हैं दुनिया का अच्छा भला करने के लिए। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, जितने भी ग्रह हैं ना, चाहे वो राहु केतु क्यों ना, धार्मिक सब हैं। सबसे अच्छी रेमेडी जो बताई जाती है वो कहते हैं यदि आपका सारे प्लैनेट खराब हैं और आपका अपने गुरु में अटूट श्रद्धा है और गुरु के प्रति समर्पण है तो आपके प्लैनेट सही होने लग जाएंगे। कुछ भी ना करते हो, सबसे बड़ी रेमेडी गुरु अच्छा नहीं है। दूसरे नंबर पे सबसे अच्छी रेमेडी है सुबह सूर्य को जल देना, ये दूसरे नंबर पे सबसे अच्छी रेमेडी। आप सूर्य को जल दीजिए, क्योंकि सूर्य हर महीने एक राशि परिवर्तित करता है। अगर सूर्य से आप कनेक्शन बनाए रखेंगे तो उसकी ऊर्जा हर महीने जिस घर में जाएगी वहां इनप्योरिटी जो होगी उसे जलाएगी और उसको अच्छा करेगी। 1 साल के अंदर आपकी जिंदगी बेहतर होने लगेगी यदि आप सूर्य को जल देते। ये एक रेमेडीज हैं, कोई पैसा नहीं लग रहा है इसमें, मैं बता रहा हूं। और तीसरी चीज है कि अपने कर्म का साथ मत छोड़ो, किसी का बुरा मत करो। आदमी रहे धर्म के तल पे, अगर ये काम करते, 3 काम इंसान करता है, सारे ग्रह नतमस्तक हैं उसके आगे, कहेंगे भैया तुम बता दो। राहु केतु भी कहते हैं ऐसे व्यक्ति से, भैया तुम ही बताओ, हम कुछ कर दे तुम्हारे लिए। आलसीपना आ रहा है, बस कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही। नहीं, आप कुछ करने, आलसी होना ये गलत शब्द है। आप कुछ करने का भाव नहीं बन रहा, ये स्थितियां होती हैं, है ना। हो सकता है आपका शनि की महादशा चल रही हो, गुरु की चल रही है। गुरु की चल रही है, कब से चल रही है? गुरु में केतु। हाँ, तो वो तो गुरु और केतु मिलकर गड़बड़ कर रहे हैं इस समय। जब तक केतु रहेगा यही चलेगा। केतु गुरु के साथ यही करवाता है और ज्यादा अपने में। लेकिन एक बात है, इसके बाद अच्छा हो जाएगा। अंतरदशा में केतु है, हाँ, तो बस केतु के बाद जो है चीजें ठीक आने लग जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये समय अच्छा है, ये समय चिंतन का है। केतु ही आपके पास लाया वापस। मैं फिर कह रहा हूं, ये वक्त जो है आपको चिंतन कराएगा कि आपको आगे की दिशा कैसे सही करनी, क्योंकि बृहस्पति के साथ केतु आया है, बैठाल जरूर दिया है उसने, लेकिन यही वक्त आपको आगे के लिए तैयार करेगा। तो इस वक्त को उपयोग करें, जल्दबाजी ना करें कुछ करने की। इस वक्त को चिंतन करें
इस वक्त वो आगे के लिए बेहतर एक दिशा देने का काम करें और सब अच्छा हो। ग्रहों की एक और चाल होती, अभी आप कब ले, एक चाल और होती, वो बता दूं फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। ग्रहों की एक और चाल होती है, ग्रह कहते हैं कि तुम काम करते रहो। जैसे किसी का सपोज दैट बुध अच्छा है और वो व्यक्ति बुद्धि लगा रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन उसका कुछ भला नहीं हो रहा, उससे पैसे नहीं मिल रहे, उसकी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही, लेकिन वो करता रहे, अपना काम करता रहे। तो जब बुध की महादशा आएगी तो जितनी उसने मेहनत की है उसके हिसाब से उस समय उसे मिल जाएगा। कई बार आदमी सोचते हैं जैसे नहीं, जब दशा आएगी हम तभी काम करेंगे, तो कुछ नहीं मिलेगा। आप रोज मेहनत करते रहिए, आपको 1000 रुपए रोज के हिसाब से मिलने चाहिए, नहीं मिल रहे चिंता मत करिए, मेहनत करते रहिए, आपका वो 1000 इकट्ठा हो रहा है। जब आएगी उसकी दशा आपको सब नोट मिलेगा। कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा नहीं पता, वो आएगा। कई बैठे बैठे लॉटरियां नहीं लगती लोगों की, वो वही बात होती। मेरी जिंदगी में भी ऐसा होता है, कई बार ऐसे होता है कुछ नहीं कर रहे हम बैठे हुए, ऐसा लगता है कुछ करने को है ही नहीं, फिर अचानक एकदम फूट पड़ता है कहीं से। ये होती हैं चीजें। हाँ स्वामी सका जी, मैं ज्योतिष कभी किसी को पूछा नहीं ना जाना। फर्स्ट टाइम जब मैंने कॉल किया था, बेसिकली मैं सिर्फ कुंभ के लिए आना चाहता था, पूरा 40 दिन के लिए, लेकिन वो ललित जी ने मेरे को बताया कि आप थोड़ा इश्यू है क्या, तो मैंने बताया शुगर है, बीपी है, तो बोले आप थोड़ा सखा वेलनेस से बात कर लो और हो सकता है तो फिर भी कर लो जो सुझाएंगे। तो वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने ज्योतिष के लिए मेरा वो डेट ऑफ बर्थ समय वो मैं शेयर किया। फिर उसमें क्या निकला वो पता नहीं, आपने फिर भी शुरू कर दी उस अनुसार। लेकिन अभी आपकी बातें सुन के और अभी आज जो आपने बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ना करो तो भी वो बरस जाता है, वो अनुभव मैंने भी पाया है कि बिल्कुल कुछ नहीं करते हुए भी जो देना था ऊपर वाले ने वो ऐसे दे दिए कि मैं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो ये सब अभी आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अगर ज्योतिष सीखना है तो क्या आप सिखाओगे या और कोई रास्ता? हाँ बिल्कुल, अभी हम ये करने वाले हैं और ये सेशंस हम शुरू यहीं करेंगे, ऑनलाइन देंगे और उसको निःशुल्क देंगे, उसका हम कोई शुल्क नहीं लेंगे। क्योंकि ज्योतिष के माध्यम से अगर मेरे पास धन आ रहा है तो मेरा फर्ज ये भी बनता है कि कुछ मैं लोगों को बांटूं, निःशुल्क ये भी करूं। तो मैं ज्योतिष की बेसिक नॉलेज दूंगा। अब बेसिक क्यों, एक्सट्रीम पे क्यों नहीं, बेसिक नॉलेज जो है ABCD की जैसे दे दी जाती है, उसके बाद उस पर PhD करने का काम सबका अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। तो बेसिक नॉलेज मैं दूंगा, मैं 10 दिन का एक शेड्यूल बनाऊंगा और बेसिक नॉलेज ऐसी होगी कि अगर आप उस 10 दिनों को भी वो चीजें समझ लें, जो भी 1 घंटे 1.5 घंटे का एक दिन में दूंगा, तो आपको ज्योतिष का सारा बेस पता लग जाएगा। फिर आपका काम है, आप अपनी मम्मी पापा ताऊ पड़ोसी भैया ये वो दोस्तों सबकी कुंडलियां मंगा लो, अब बैठे स्टडी करो उस पर। और जितनी स्टडी करोगे उतना ही आपको उसमें से अपनी नॉलेज निकल के आएगी। फिर बड़े बड़े भी भाई ज्योतिष हैं, बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिष हैं। फिर आपके स्वभाव के अनुरूप जो ज्योतिष आपको आकर्षित करे उसकी पुस्तकें पढ़ो, उसके सेमिनार्स देखो, तो आपको उसकी डीप नॉलेज। मेन चीज क्या है जो मैंने ज्योतिष को देखा, वो मेन चीज ये है कि 7 ग्रह के अलग अलग कलर मान लीजिए, अब ये कलर कॉम्बो कैसे काम करते हैं मिक्स होके, सारा खेल यहां पे है। जैसे कि 7 रंगों को मिला के कैसे रंग बनेंगे, उनमें से 3 मिल जाए तो कैसे बनेंगे, कौन रंग किस रंग का दुश्मन है, कौन रंग किस रंग का दोस्त है, रंगों का विज्ञान है। सिंपल तरीका। हमने सखा वेलनेस की पैथी में आपको बताएं, हमने शुरू में कलर्स थेरेपी पे ही चिंतन करके इसको खोज लिया। मैंने कहा ये ग्रह इसके खराब हैं, ये चल रहे हैं, तो इसके ग्रह ये आके इस तरीके से कलर मिलाओ तो ये खराब हो रहे हैं, इसका इतनी डिग्री का, इसका इतनी डिग्री का, ये खराब हो रहे हैं। अब हमें वापस से इसके स्वस्थ कलर को लाना है, तो कौन सा कलर उसके ऊपर काम करेगा। इसी से पूरी साइंस खड़ी हो गई। बहुत यूनिक साइंस है और ये साइंस इतने अच्छे ढंग से काम करती है। अब जैसे आप देखो
लोग क्या करते हैं, उन्होंने कहा शुक्र अच्छा करना है, उन्होंने कहा डायमंड पहनो। अब केवल खराब शुक्र अच्छा कर ले ऐसा नहीं होता। अगर किसी का शुक्र खराब है, उसने डायमंड पहना तो उसकी और रेट पिट जाएगी, क्योंकि रॉकेट इस तरफ हो, आप पीछे फ्यूल दे तो ऊपर जाएगा, और रॉकेट का मुंह नीचे हो, फ्यूल दे दो तो और जमीन में घुस जाएगा। तो यह भी समझना है कि कौन सी चीज कौन सी खराब। फिर क्या होता है, कभी भी कोई ग्रह अकेले वर्क नहीं करता, ग्रहों के मित्र ग्रह हैं, उनके सपोर्ट से वो उनमें ऊर्जा बनती है। जैसे आप गड्ढे में गिर गए, आप अकेले नहीं निकाल सकते, लेकिन मित्र आके हाथ पकड़ के आराम से बाहर निकाल लेगा। तो ज्योतिष ये भी कहता है कि ये शत्रु ग्रह हैं, ये मित्र ग्रह हैं, लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है जब शत्रु भी काम करते हैं आपके लिए। वो कंडीशन है, जैसे शत्रु का शत्रु मित्र होता है, ऐसी कंडीशनें भी ज्योतिष में बनती हैं कि जब कुछ ऐसे ग्रह जो कि अच्छे नहीं हैं लेकिन वो आपके सपोर्ट में काम करते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत एकदम डिसेंट हैं और ये होती है। मैं आपको बताऊं, कई लोग अगर ये सोचें, बार बार मैं कहता हूं, अपने प्रति कहता हूं, अगर कोई ये सोचे कि सखा जी ने आंख बंद करके ज्योतिष को मान लिया, तो सखा जी के बारे में इतना भ्रम तो जो जानता है वो नहीं करेगा कि सखा जी ऐसे ही मान लेंगे। हम तो धज्जियां उड़ा देंगे ज्योतिषों की भी, मतलब ज्योतिषों की भी धज्जियां उड़ाएंगे, उसके बाद समझेंगे। और अपने अनुभव में जब तक नहीं आएगा हम बोलेंगे नहीं, जब तक अपने अनुभव में नहीं आएगा हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो ज्योतिष को मैंने बचपन से फील करना शुरू किया, और आज आपको बता देते हैं कि ज्योतिष भी मेरे खानदान के बहुत गहरे बीज में पड़ा था, इसीलिए वो केतु के रूप में है, और मेरे अंदर से केतु के रूप में ज्योतिष आया। मैं ज्योतिष की स्टडी नहीं करता, मैं केतु के माध्यम से ज्योतिष को जानता हूं। मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूं। अब मैं कैसा छिचोरा टाइप का आदमी हूं तो आपको पता ही है, इसमें कहने की जरूरत ही नहीं। लेकिन मेरे पिता जो थे वो बहुत डिसेंट पर्सन थे, बहुत डिसेंट। वो इतने डिसेंट थे कि उनके लिए बस मेहनत और कर्म ही सब कुछ थी। ना तो उनके जीवन में कभी अफेयर चला, ना उन्होंने शराब पी, ना सिगरेट, ना पान बीड़ी, कुछ भी नहीं। और उनकी मृत्यु मैं जीवन में सबसे आदर्श मृत्यु मानता हूं कि इतनी प्यारी मृत्यु जिसमें उनको पता था कि मैं जा रहा हूं, बहुत शांति के साथ वो गए। और सबसे अच्छी बात, उनके जाने के बाद एक भी व्यक्ति नहीं जो ये कहे कि अच्छा हुआ मर गया। कितनी अच्छी मृत्यु उनकी। लेकिन उनसे ऊपर चले जाते हैं मेरे दादाजी। मेरे दादा 2 भाई थे। मेरे दादाजी ने जो विवाह किया था वो एक जमींदार की बेटी से किया था। वो जमींदार की बेटी 1000-2000 एकड़ प्रॉपर्टी उनकी थी, अकेली लड़की, लेकिन लव मैरिज की थी। तो गुस्से में कभी भी वहां गए नहीं। हमारे पिताजी जाते थे तो वो उनका बहुत गुस्सा होते थे, मत जा। बचपन में जाते थे अपनी नानी के पास, लेकिन जब वो डेथ हुई उनकी तो हमारे पिता को हमारे दादा ने इस शर्त पे भेजा कि वहां जाके उनकी प्रॉपर्टी नहीं लोगे। देखो कैसे जिद्दी खानदान हमारा। तो हमारे पिताजी अपने ढंग के रहे, हमारे दादाजी अपने ढंग के रहे। अब दादाजी के पिताजी पे जाते हैं, वो जरा और पहुंचे हुए थे। हमारे दादाजी के पिताजी जो थे वो जमींदार के बेटे थे। मतलब हमारी जो वंश प्रणाली आई है, बनिए तो अभी हो गए, वो जमींदारों से आया मामला। तो जमींदार के बेटे थे, और कहते हैं कि हमारे पिता बताया करते थे कि वो 2 लोग थे, 2 पुत्र थे। तो हमारे दादा के जो पिताजी थे वो अपना घर बार त्याग के ज्योतिष हो गए थे, और राजा के ज्योतिष थे। मतलब वो हमारे शहर में जो राजा थे उनके ज्योतिष हो गए थे, और हॉकी बहुत अच्छी खेलते थे। और एक बार उन्होंने हॉकी में राजा को बहुत बड़ा मैच जितवाया था। तो राजा ने खुश होकर कहा था हमारे शाहजहांपुर में कि ये जितनी भी जगह पड़ी है इसमें तुम जहां तक बाउंड्री खींच लो वो तुम्हारी। तो शहर का जो बीच का इलाका था, जो इसको पूरा सदर बाजार कह सकते हैं, तो हमारे दादा कहते थे पूरी बाउंड्री खींचने में 9 रुपए का खर्चा था। लेकिन उस समय के लोग कहाँ ये सब नहीं चाहिए, अपने बाप की छोड़ के आ गए, तुम्हारे बाप की क्या लें भाई। जब अपनी जमींदारी छोड़ के आ गए तो किसी का क्या लेंगे। उन्होंने नहीं लिया। तो राजा के साथ घूमते घूमते वो एक जमींदार के यहाँ मेहमान हुए। राजा लोग घूमते थे ना, तो जमींदारों के मेहमान होते थे, कोई होटल पे तो रुकते नहीं थे। तो जिस जमींदार के मेहमान हुए वहां भी 1-2 महीने रहे होंगे।
तो जो उस जमींदार की 3 बेटियों को इनसे प्रेम हो गया, 3 को, 1 भी नहीं 2 भी नहीं 3, और तीनों को लेके भाग गए। ऐतिहासिक घटना है, हमसे कम थोड़ी, लेके भाग गए तीनों को। और उसके बाद पूरी जगह घूमते रहे हिंदुस्तान भर, 2 का विवाह करा दिया कहीं किसी से, और 1 से स्वयं विवाह किया, वो मेरे दादा की माँ हुई। तो हम सोचते थे हमारे यहाँ साला ना तो हमारे पिताजी ध्यान करते ना हमारे कोई ध्यान करते, ये मेरे अंदर सन्यासी का कीड़ा कहाँ से आया ऊपर से आया। तो जब पिताजी से ये सब सुना तो पता लगा कि वो ये जो है वहां से आया। तो कहीं केतु प्रोमिनेंट यही होता है कि कोई एक पीढ़ी में कोई किसी ने बहुत गहरा कुछ किया होता है तो आशीष के रूप में चलता रहता है। अब हमारे पिताजी देखो, और हमारे इधर 3-4 पीढ़ी तो हम जानते हैं, उससे पहले तो पता नहीं, लेकिन एक चीज पक्की है, किसी ने भी प्रॉपर्टी किन्हीं चीजों को कोई महत्व नहीं दिया, किसी को भी कोई महत्व नहीं दिया। हमारे दादाजी ने तो कोई प्रॉपर्टी बनाई नहीं, हमारे पिताजी ने जो बनाई वो बनाई, और देखो वो भी पड़ी हुई है, कोई काम नहीं आ रही। रिजवान को भी पता है, रिजवान के पास ही चाबियां हैं उसकी, पड़ी हुई प्रॉपर्टियां। अगर उस रिजवान अगर उन प्रॉपर्टियों को सही से बनवा दी जाए दुकानें, तो 10-12 लाख रुपए हम ले सकते हैं महीने की। नहीं ले रहे हैं। बहुत यूनिक जगह मेन सदर में है, मेन सदर में। तो कहने का अर्थ ये है कि मतलब हमारे इल्जाम तो हम पे यही है कि बहुत मतलब जो है धन का करता रहता है, लेकिन सच बात तो ये है कि हमें धन और इन सब चीजों में रस नहीं। हाँ, धन इसलिए चाहिए कि मैं अपना काम कर सकूं, धन इसलिए चाहिए कि लोगों की जिंदगी में आनंद ला सकूं, धन का उपयोग करना है मुझे, लेकिन धन के पीछे मैं पागल टाइप का नहीं हूं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो अंदर से आती हैं। अब जैसे आप सब यहां बैठे हैं, 2 ही बातें होती हैं, 2 ग्रह सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं आदमी के जीवन को, या तो केतु या राहु। राहु केतु सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, आपकी जिंदगी को हिला के फेंकते हैं। और इसमें केतु का काम होता है छुड़वाना और राहु का काम होता है पकड़वाना, और ये दोनों एक ही वक्त में अलग अलग आपकी एनर्जीज को एक्टिव करते हैं। तो अगर इन्हीं के खेल को समझ लें, ये दो खेल समझ में आ जाएं, तो आपको समझ लो कि आपको सार मिल गया, निचोड़ मिल गया, और आप फिर अपनी जिंदगी का एनालिसिस कर सकते हैं कि मेरी जिंदगी अगर आज ऐसी चल रही है तो क्यों चल रही है, जो मेरे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। और फिर आप बहुत आसानी से 2 बातें हैं, या तो आप उसको समझदारी के साथ हैंडल कर सकते हैं, अच्छी दिशा दे सकते हैं, और अगर दिशा नहीं दे सकते, बहुत एनर्जी हावी भी होती, तो आप स्वीकार कर लेंगे कि भाई अब ये हो रहा है तो हो रहा है, क्या किया जाए। ज्योतिष आपके अंदर स्वीकृति लाता है, और धर्म भी यही सिखाता है, स्वीकार कर लो भाई। पहला धर्म सिखाता है कि परिवर्तित करो, दूसरा सिखाता है स्वीकार करो, और दोनों ही बातें ज्योतिष आराम से सिखा देता है। और ज्योतिष की अच्छी बात यह है, जो कि धर्मों की बुरी बात है, धर्मों की बुरी बात यह है कि एक मंच बनाया जाता है जिसमें 10,000 लोगों को एक ही का ज्ञान दिया जाता है, जो सबके लिए इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। ज्योतिष की खासियत यह है कि 10 लाख को भी वो ज्ञान देगा तो 10 लाख को अलग अलग स्टडी करके ज्ञान देगा, 10 लाख को एक सा ज्ञान नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक की कुंडली भिन्न है, हर एक व्यक्ति यूनिक है। हम जितने भी केस देखते हैं सबको हम अलग ढंग से हैंडल करते हैं, जो हमने आपको कराया वो किसी दूसरे को नहीं कराया, सेम नहीं, दिखने में लगेगा सेम कभी नहीं होता। फिर ये जो मास गुरु है अभी जो है सोफा या ओशो भी थे, मास गुरु ही थे ना, बहुत सारे शिष्य थे, तो उनका कैसे प्रभाव सभी? कुछ नहीं, वो अपना उल्लू सीधा कर गए। साफ बात कह रहा हूं, बात लगेगी मेरी बुरी, लेकिन बात सही कह रहा हूं। दुनिया कर लो मुट्ठी में, किसी के हुई नहीं, उन्हीं के हो गई। वो अपना तो मजा काट गए, झुंझुना पकड़ा गए बाकियों को। अब वो झुंझुना बजाओ, ओम करते रहो, और वाकई में अगर झुंझुना के अलावा कुछ कर रहे हो तो बोल दो। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है कि एक साहसी व्यक्ति के पास अक्सर जो है कायरों की भीड़ इकट्ठी हो जाती, लेकिन वो खुद कभी साहसी नहीं बन पाते। आप किसी को भी उठा के देख लो,
मैं फिर कह रहा हूं, उनको बोलने का अच्छा ढंग था, वो अपना काम कर गए, वो अपना काम कर गए। अब कुछ लोगों को अगर उनकी अगर सच कहें, ओशो का फायदा किसको सबसे ज्यादा हुआ तो मैं बताता हूं। जिसका शुक्र अच्छा है, जिसका शुक्र अच्छा है, जिसका बुद्ध अच्छा है, वो ओशो को समझ पाएगा और ओशो का लाभ ले पाएगा। ओशो की देशना का लाभ केवल बुद्ध और शुक्र वाले को मिलेगा, बाकी लोगों को इसका लाभ नहीं मिलने वाला। बाकी लोग तो लपेटे में आ जाएंगे ज्ञान के, लेकिन 2 लोग ऐसे होंगे जिनकी नैया बहुत अच्छे से साइड में लग जाएगी ओशो की बात से, क्योंकि भाई ग्रह कितने भी खराब हो काम तो करते हैं ना। अब हनुमान जी ऐसे करके खड़े हुए हैं, उनकी फोटो देख के सिर्फ पहलवानों को ही जो है हनुमान जी का लाभ मिलेगा, है ना। अब वो सीखिया पहलवान कोई हो, उसको क्या लाभ मिलने वाला? जो दूध हजम नहीं कर सकता उसको हनुमान जी क्या फायदा करेंगे? तो ओशो को क्योंकि शुक्र उनका बहुत अच्छा था, लग्जरी और ये सब चीजें, जो लग्जरी के भोगते हैं ना, उनको लग्जरी की व्यर्थता पता चल जाती है। और जो लग्जरी को भोग ही नहीं रहे, उनका देखो रोल्स रॉयल, उनका रोल्स रॉयल में ही दिमाग है। रोल्स रॉयल भोग लो, पता लग जाएगा रोल्स रॉयल में कुछ भी नहीं, लेकिन वो भोग के पता लगेगा, वो बातों से नहीं पता लगेगा कि कुछ नहीं रखा जी धन में, और थोड़ी देर बाद सुना भैया 500 रुपए दे दो यार। कुछ नहीं रखा धन में, लेकिन 500 रुपए में रखा है। ये बात नहीं अच्छी। भोगो तो अच्छे से भोगो। ओशो ने भोगा, खूब अच्छे से भोगा। और साथ साथ जो है उनका भाई बहुत से ग्रह बहुत अच्छे थे। उनकी सबसे अच्छे ग्रह जिसकी वाणी का प्रभाव बोलते हैं, वो उनका बृहस्पति की वजह से था। उनका वो बृहस्पति की वाणी का था, और वो बहुत कम लोगों का होता है। बृहस्पति बहुत लोगों का अच्छा होता है, लेकिन बृहस्पति के घर में ही बृहस्पति का ताकत मिल जाना वो वाणी को दे देता है। एकदम ऐसी वाणी कि हर एक व्यक्ति को झंझना रही। और धन के लिए कुछ जाना नहीं, मार 4-5 ग्रह तो उनके धन वाले में ही बैठे हुए, सब साला पैसे का इंतजाम करने के लिए। तो तब जाके ओशो को, इसीलिए वो लोग मैं समझ पाता हूं। मैंने जीवन को भोगा है तो मैं ओशो को आसानी से समझ लेता हूं। मैंने धन भोगा, मैंने स्त्री भोगी, मैंने सब कुछ भोगा, इसीलिए आसानी से समझ में आ जाते हैं कि ये कहां क्या कह रहे हैं, कहां सही है कहां गलत है, कितना लेना है कितना नहीं लेना है। लेकिन जिसने भोगी नहीं, वो बेचारा इनके आश्रमों में जा ही रहा है इसलिए कि कुछ मिल जाए जुगाड़। ये हो रहा है। तो किसी भी गुरु का ये भी है, ये भी ज्योतिष का उल्लेख है कि गुरु के जो ग्रह होते हैं, यदि शिष्य के ग्रह उससे मैच खा रहे हैं तो शिष्य बहुत आसानी से गुरु की देशना ले लेगा। और यदि मैच नहीं खा रहे हैं तो शिष्य को अपने गुरु का प्रभाव इतना हो जाएगा कि शिष्य चाहेगा कि गुरु जैसी ऊर्जाएं हमें मिल जाएं, फिर वो वैसा प्रयास में लग जाएगा। अब यही तो हुआ। ओशो का शुक्र बहुत अच्छा था और शुक्र का ही शिष्य है राहु। अब इनके राहु ही शिष्य वाले खाने में था, तो राहु हर समय शुक्र होने की कोशिश करता रहता है। सारे शिष्य इनके वही होने की कोशिश करते रहते हैं जो ओशो थे। सबको ओशो ही बनना है। अगर सबसे पूछो तो सबके दिल में है अगले जन्म मोए ओशो ही कीजो। कि अगले जन्म मुझे ओशो ही कीजो, इस जन्म में तो काम नहीं हो रहा लोगों का। स्वामी ये तो भी कैसे होता है, देखा देखी जो ओशो को देखे तो उनका अट्रैक्शन हो जाता है, वो मानने लगते हैं अपना गुरु है। अभी भी समझो स्वामी रामदेव है, सदगुरु है, श्री श्री रविशंकर है, जो भी है, तो अच्छा लगता है सुनना उनको भी, जैसे ओशो को लगता है। पुराने जो है अभी जो ओशो को पहले से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी ये जो न्यू जनरेशन है वो अभी जो है चलती में, श्री श्री रविशंकर है, ये सदगुरु है, उनके पास जाके सुनते हैं, देखते हैं, फॉलो करते हैं। बट मैं ये देखा हूँ या समझा हूँ कि मैंने पहले भी इसके लिए शब्द यूज किया है, मास लीडर जो है, हजारों लाखों लोग उनके सत्संग में आके बैठते हैं, लेकिन जो गुरु सानिध्य कहते हैं हम लोग, गुरु के साथ रहना,
और फिर सीखना उसको देखा देखी, उपनिषद जिसे बोलते हैं, तो वो तो नहीं हो पाता है। मास लीडर और गुरु में अंतर होता है, और ये ओशो ने स्पष्ट किया है, कई बार स्पष्ट किया। मैं ओशो के संबंध में भी बोलता हूँ। ओशो ने कई बार बोला है कि मुझे एक जिम्मेदारी मिली कि मैं दुनिया में जो चल रहा है लोगों को हिलाऊं, और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब वो कहते हैं मैं गुरु नहीं हूं भाई, मैं गुरुओं वाला बवाल नहीं झेल सकता, गुरु होना बड़ा बवाल का काम। तो ओशो ने इस बात के लिए स्पष्ट कहा, बल्कि उन्होंने एक ऐसा भी कहीं बोला है कि मैं एक सूरज की तरह निकला हूं और मैं लोगों के बीच जाऊंगा 99 डिग्री तक, जिनका पानी पहले से बॉयल है, मुझे देख के उनका 1 डिग्री और बॉयल हो जाएगा और वो काम लग जाएगा। और ऐसे ही पूरी पृथ्वी पे उन्होंने 10,000 बुद्धों की गाथा कही कि लगभग मेरे पूरी पृथ्वी पे घूमने से 10,000 बुद्ध के आसपास होंगे जो गुरु होंगे, जो वो वाले गुरु नहीं होंगे, मास लीडर नहीं होंगे, क्योंकि मास लीडर तो मास के पीछे ही रहते हैं, उनका तो भीड़ ही काम है, और भीड़ को रहते हुए कहां अपने निकट किसी को सिखा पाएंगे, नहीं सिखा पाते। लोग टीवी पे वो रामदेव बाबा का देख के वैसा, मैं फिर कह रहा हूं वो गुरु का सानिध्य नहीं। देखिए, गुरु का सानिध्य दूसरी बात है। गुरु का सानिध्य अगर आपको समझना हो तो सच बात तो यह है कि फिर मुझे ना सुनो, दिव्या को सुनो। सच बता रहा हूं मैं, क्योंकि गुरु के सानिध्य में कैसे सीखा जाता है और कैसे हुआ जाता है वो दिव्या को पता है। हम जो भी बोलेंगे वो थोड़ा गलत होगा, सही बात दिव्या को पता है। समर्पण, फिर ये भी शब्द वो तो दिव्या ही बताएगी ना। और कभी वो उसको बैठ के सुनो। मैं तो कहूंगा एक सेशन ऐसा भी आप लोग रखो शाम या किसी वक्त, जिस समय दिव्या बोले। नहीं इसमें कोई उसमें बात नहीं है, बोलो, और भले ही तुम नहीं शब्द तुम कहोगे, लेकिन हमें मालूम है तुम्हारे अंदर से निकलेंगी चीजें, तो वो बता सकती है कि गुरु की संगत में कैसा सीखा जाता है। एक गुरु भी नहीं बता सकता। हम इतना तो कह सकते हैं कि हमें कैसे पात्र चाहिए, लेकिन वो उस पात्र के ऊपर क्या गुजरती है वो तो उसी को पता है, और वहां वो कैसे कैसे हैंडल करता है वो वही जानता है। हम तो पेल दिया अपनी बात, हमने धूम से मार दी, और उसके ऊपर बेचारी की क्या गुजरी वो हमें कैसे पता। हाँ, गुरुओं पे क्या गुजरती वो मैं बता सकता हूं, बहुत अच्छे से बता सकता हूं गुरुओं पे क्या क्या दर्द होते हैं, लेकिन एक शिष्य कैसे उन दर्दों के साथ अपने को मैच करके उसके दर्द को पीता है और आगे बढ़ता है, तो मैं कह सकता हूं। बाकी और भी लोगों का नाम लेता, लेकिन नहीं लूंगा, मैं सिर्फ दिव्या का नाम लूंगा कि दिव्या उसको जो है वो जानती है। और एक बात आपको बताएं, हमारे आने वाले लोग होते हैं, अगर किसी ने दिव्या को सही से समझ लिया कि इसने किस ढंग से लिया है, इसने किस ढंग से पिया है, वो एक सलीका सीख सकता है, दिव्या से ही सीखेगा। क्योंकि मैं जिस ढंग से मेरा व्यक्तित्व है, हर एक मुझे समझ नहीं सकता, अपनी बुद्धि को हटा के फेंकना पड़ता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन वो हटा के फेंकने के वक्त क्या गुजरती है और वो उस क्षण में क्या करना पड़ता है, वो दिव्या बेहतर बताएगी। एक ये पूछना है कि बिना रियल डेट ऑफ बर्थ के कुंडली का पता क्या रह सकता है? हाँ, थोड़ी मेहनत लगती है, हो जाता है, वो भी हो जाता है भाई। देखो, आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होंगी तो स्वभाव पता होंगे और चीजें होती है, वो एक प्रोसेस है। हम लोग वही करते हैं, हम लोग एक पूरा फॉर्म इसीलिए बनाया है। कभी कभी लोग समझते हैं डाटा ले रहे हैं, क्या नहीं, डाटा नहीं ले रहे हैं। उस फॉर्म में जो आप भरते हो वो आपका पूरा व्यक्तित्व होता है, वो पूरा व्यक्तित्व बता देता है कि ग्रहों की स्थितियां क्या होंगी, तो हमें बहुत काम आता है वो पकड़ने में। जैसे कि वो रूह बैठी है तो उसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं सही था, लेकिन हम लोगों ने उसकी कुंडली बनाई जब उसका पूरा व्यक्तित्व समझ के, तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनी। तो अब वो उसकी कुंडली हम उस ढंग से लेके चलते हैं। अच्छा, कुंडली विश्लेषण की कोई है अपनी व्यवस्था यहाँ जो? हाँ, है ना, व्यवस्था है, यही सब चीजें हैं। वो यहाँ नहीं करते, हम लोगों की अपनी टीम है वो करती है। तो उसके लिए कहाँ अप्लाई करें? वो मैं बता तो ये बताएं यार, धंधा इधर। देखो स्वामी जी, हमने धंधे के लिए सिंधी चुना। सही चूजा स्वामी जी, वाकई मेरी लक्ष्मी तो यही है, क्योंकि इसी को आता है ये सब, मुझे नहीं आता। इसी ने आके मुझे इतना यहाँ तक पहुँचा दिया, नहीं तो हम तो स्वामी जी फकीरों तरह जी रहे थे। आपको भी ज्योतिषी ने बताया था कि इनके आने के बाद ही होगा सब कुछ। बिल्कुल, और वो हुआ। क्योंकि स्वामी जी, मेरे जैसे व्यक्ति को, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अनुभव से बताता हूँ, मेरे जैसा व्यक्ति अकेला उस बच्चे की तरह है जो अकेला जिंदा नहीं रह सकता।
मैं बिल्कुल स्पष्ट बताऊं, मैं बहुत मजबूत नजर आता हूं, मैं बहुत कोमल हूं। और अगर मुझे सेवा ना मिले तो मैं जिंदा भी नहीं रहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे तो बस अपने खाने का भी होश नहीं होश मुझे। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ, अगर मैं बिल्कुल अकेला साधना काल बताऊं तो ऐसी जमीन पे लेटा हुआ मैं तो ये घास तोड़ के खा लूंगा, इतनी सी चीज, मैं तो सोचूं ही ना इससे आगे। लेकिन सिर्फ मेरी जिंदगी के मात्र 3 साल हैं जो मैं किसी की सेवा नहीं लिया, वरना बचपन से लेके आज तक, बचपन में माँ ने दी सेवा, फिर बहनों ने की, फिर मेरी पत्नी ने की, उसके बाद 3 साल की साधना है, फिर उसके बाद बहुत सारी साधनाएं मेरी जिंदगी में आई जो अभी तक सेवा दे रही। साधना के बाद साधना ही तो आएंगी। जो मेरे साथ आएगा वो साधना ही करेगा, उसका नाम साधना ही समझो। साधना का फल साधना। हाँ भाई, साधना का फल साधना ही है। आम के बच्चे आम ही तो होंगे, अमरूद थोड़ी ना होंगे। तो साधना के बाद मुझे इस तरीके से स्वामी जी ये सब पाल रहे हैं, और इन सब का मैं आभारी हूं इस बात में कि मुझे पाल रहे हो, नहीं तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। और असल में मुझे जरूरत नहीं है। अगर मेरी दृष्टि से कहें तो मुझे सब 2 कौड़ी का लगता है, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। लेकिन अब ये लोग आए हैं तो कुछ विचार ऐसे आ जाते हैं जो मुझे क्रियान्वित करवाते हैं चीजों को करने में, तो करते हैं। फिर हम तो घूमने भी कहीं नहीं जाते, इन्हीं लोगों के लिए कहीं, चलो अच्छा तुम लोग बोर हो रहे हो, चलो घूम आते हैं। हाँ, जैसे आज नियति सुबह थोड़ी सी थी, आज खाना नहीं मिला नियति को, सबके लिए खिला दिया, माँ है सबको खिला दिया, उसके लिए भी जाए नहीं बचा। हमने कहा चलो नियति रेस्टोरेंट चलते हैं, तुम्हें लेके हम खिला के आते तुम्हें। तो ऐसे करके तो मैं चला जाता हूँ किसी के लिए कहीं, लेकिन हम वैसे नहीं है कि हम अपने लिए नहीं जाना जाते। हाँ, मेरा अपना तो कहीं मूड ही नहीं। मैं यहाँ मैं इतना संतुष्ट हूँ, दुनिया में परमाणु बम फट जाए मैं यहीं बैठा रहूंगा, यहाँ भी गिर जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। केवल यही नहीं है कि कहीं और फटे, यहाँ भी फट जाए तो मैं बैठा रहूं। मैं बहुत झंझटी आदमी नहीं। तो आज दिव्या नाम का सेशन लेगी, आप लोग इससे प्रश्न पूछें। आपकी उपस्थिति में हैं? आपकी उपस्थिति में नहीं, मेरी उपस्थिति में तो वो बोलेगी नहीं।